अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। व्यूअर्स, आज हम बात करते हैं, एक आपने कहावत सुनी होगी कि मजदूर की तनख्वाह उसकी मजदूरी जो है वो पसीना खुश्क होने से पहले ही अदा कर देनी चाहिए। और आज हम बात करेंगे मजदूरी। पाकिस्तान में जो है मजदूरी जो है आम एक लेबर की वो इतनी कम है कि वो वाकई बहुत मुश्किल से अपनी जो ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है। उसके साथ साथ जो है उसको डबल डबल काम करना पड़ता है। या हमने बहुत से ऐसे वाक़यात देखें जहां मजदूर जो है वाकई बिल ना अदा करने में अपनी जान भी ले लेता है। और अक्सर हमने देखें कि बहुत से ऐसे जो वाक़यात है वो सामने आए जिसमें मज़दूरों ने जो है सुसाइड भी की है, क्योंकि ना वो बिजली के बिल दे सकते हैं, ना वो किराया दे सकते हैं, ना वो अच्छा खा सकते हैं, ना वो अच्छा पहन सकते हैं। और रोज़ का जो है 1500 रुपये की एवज़ जो है 8 घंटे से ज़्यादा जो है वो काम करते हैं। और कोई उनको कहते हैं ना कि सुकून का 1 घंटा भी नहीं मिलता जहाँ वो आराम कर सकें। तो आपने हाल ही में देखा कि लाहौर हाई कोर्ट ने कम अज़ कम जो तनख्वाह को 1000 अमरीकी डॉलर के मुसावी मुकर्रर करने की आइनी दरख्वास्त ने एक जो नई बहस छेड़ दी थी। बहुत सी जो वीडियोज़ हैं ये सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी कि एक मजदूर की तनख्वाह जो होती है वो तकरीबन 1000 डॉलर के लगभग होनी चाहिए, लेकिन अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दिया और मुस्तरद कर दी। तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने जो है फहमीदा नवाज एडवोकेट अंसारी की दायर करदा दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद वफाकी इदारों को फरीक बनाया गया था। तो ये जो दरख्वास्त दायर की थी इसके ऊपर चैलेंज हो गया है और जो दाखिल दफ्तर करने के लिए रजिस्टर ऑफिस के एतराज़ात जो हैं उस पर लगाए गए हैं। और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि कुछ अमूर ऐसे हैं जिन पर हाई कोर्ट आइनी तौर पर जो है हुक्म जारी नहीं कर सकती। तो दरख्वास्त का मौक़िफ़ ये था, चूँकि पाकिस्तान तवील अरसे से जो है बरतानिया कॉलोनी रहा है, तो इसलिए जो वही चीज़ें लागू होंगी जो कि ब्रिटेन में हैं या अमेरिका में हैं, तो वही लॉ जो हैं वो पाकिस्तान का इम्प्लीमेंट जो होते हैं। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के अंदर अंदर कौन से मुहरकात है जिसकी बना पे जो मजदूर की तनख्वाह 1000 डॉलर जो है वो नहीं हो सकती, जिसको इसको मुस्तरद कर दिया गया और ये दरख्वास्त जो है खारिज कर दी गई है। तो हम इस पर तफसीली बात करेंगे और बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इरफान अहमद फहमीद नवाज अंसारी साहब, जो कि एडवोकेट हैं, जिन्होंने स्पेशली जो है ये दरख्वास्त दायर की थी, जिसकी जो है बहुत सी चीज़ें चली, बहुत से मामलात आए। तो आज हम इनसे डिटेल गुफ्तगू करेंगे ये दरख्वास्त क्यों दायर की, इसके पीछे क्या ब्रेन था, क्या थॉट थी और क्या सोच के उन्होंने ये दरख्वास्त जो है दायर की थी जो कि खारिज हो गई है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, कैसे हैं आप एडवोकेट साहब? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सुनाएं, सब ठीक बिल्कुल ठीक ठाक। तो फहमीद नवाज साहब ये बताइएगा कि इस दरख्वास्त की वजह क्या थी? एक मजदूर की तनख्वाह 1000 डॉलर जो कि पाकिस्तानी जो है लगभग जो है 3 लाख रुपए बनते हैं, तकरीबन 3 लाख रुपए बनते हैं। तो इसके पीछे क्या आपकी थॉट थी? हाँ जी, इसके पीछे मैंने ना कोई तकरीबन अरसा कोई 2017 से मैं काम कर रहा हूँ कि मुल्की मसाइल के ऊपर कि मैं क्या कर सकता हूँ एज ए लॉयर। मैं लॉ किया मैंने ना कि कहाँ कहाँ हम मुल्की मसाइल में एक लॉयर उसको मदद कर सकता है हल करने में। तो मैं जेलों में गया तो वहाँ पे तकरीबन ना बड़ी तादाद लोग ऐसे थे जो कि गुर्बत की वजह से वहाँ पिस रहे थे, तो उनको मैंने रिहा करवाया। तो फिर मुझे पता चला कि इनकी बड़ी तादाद गुर्बत की वजह क्यों है हमारे कंट्री में, ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा। तो जब का ये कंट्री बना है तो फिर एक चीज़ सामने आई कि यहाँ पे जो लेबर लॉज हैं वो तो इतने पैथेटिक हैं, पुराने हैं और इसके ऊपर कोई काम करना भी नहीं चाह रहा। तो फिर मैंने इसके ऊपर सर्च की तो पता चला कि दुनिया ने जो 1997 में एक कानून पास किया हुआ है, ऑलरेडी अमेरिका ने पास किया था, $1057 कि मिनिमम जो वेज है वो वहाँ पे लागू की गई कि इसमें जो फंडामेंटल्स पूरे हो जाते हैं एक फैमिली सर्वाइव कर सकती है। तो फिर मैंने कहा यहाँ पे तो हमारे कंट्री में तो इसके ऊपर ना तो कोई बात कर रहा है, काम तो बड़ा दूर की बात है। तो फिर मैंने इसके ऊपर आवाज़ उठाना शुरू की, तो काम करते करते मुझे और कोई चीज़ें सामने आई। तो फिर मैंने इसके ऊपर रेट पिटीशन के ऊपर आया कि ये एक फॉर्म है जहाँ पे हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं ताकि ये कानून पास हो और कम से कम कोई 8.5 करोड़ डायरेक्ट लोग मुतासर हैं, इनडायरेक्ट कोई 18 करोड़ पाकिस्तानी जो है मुतासर हैं इस कानून की वजह से जो 100-150 डॉलर के बराबर चल रहा है। आप एडवोकेट हैं, आपको लॉ का पता है, पाकिस्तान में लेबर लॉ है क्या? जी, पाकिस्तान में जो लेबर लॉ है वो 40,000 रुपये अभी मिनिमम वेज। अगर कहीं पे कोई जॉब कर रहा है तो लेबर है, हेल्पर है, कोई भी वर्कर है, कहीं पे
कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है, कोई पुलिस में काम करता है, फौज में काम करता है, तो उसकी स्टार्ट सैलरी जो है वो 40,000 से स्टार्ट हो रही है अभी जो लॉ पास है। अच्छा जी। तो उसमें कोई कैटेगरीज भी हैं कि डिग्री वाले जो हैं वो इतने पैसों के ऊपर फॉल करेंगे, जिनकी डिग्री नहीं है, जो कि नॉर्मल एक लेबर है, वो इतने पैसों के ऊपर फॉल करेगी? ये सिर्फ लेबर की बात हो रही है जो कि अनस्किल्ड है और उसने लेबर वर्क करना है, सिर्फ अनस्किल्ड की बात हो रही है। ठीक है। स्किल्ड की जो लेबर की सैलरी है वो 50,000 से स्टार्ट हो रही है। कहाँ तक जा रही है? वो फिर ऊपर उसकी स्केल के हिसाब से, ऊपर का तो कोई पैमाना ही नहीं है। ठीक है। तो 40-40 लाख रुपए सैलरी वाले भी लोग इस मुल्क में हैं। तो यही हम कह रहे हैं कि जो मिनिमम वेज है वो बुनियादी जरूरियात को पूरी करने के लिए वो $1,000 है। अभी आप देख रहे हैं कि दुनिया में 3,000 से $7,000 तक माहाना तनख्वाहें दी जा रही हैं कि उन्होंने इसके ऊपर काम किया कि पैसे की तकसीम का निज़ाम ठीक किया। तो हमारे मुल्क में भी, अब मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है, इंडस्ट्रियल सिटी से है, तो मैं देख रहा हूँ कि अब वहाँ पे रोबोटिक इंडस्ट्री आ रही है और लेबर रिमूव हो रही है। तो कुछ दिन पहले ऑटोमेशन पे चली गई हैं चीजें, ऑटोमेशन पे चली गई, जहां 10-10 हज़ार मजदूर काम करता था, 7-8 लोग वहां काम कर रहे हैं और जो मिल मालकान है वो पैसा कमा रहे हैं दिन रात, और जो लेबर है वो 25-25 हज़ार रुपए पे काम करने पे मजबूर है। तो ये गवर्नमेंट का काम अब है कि इसके ऊपर कानून साजी की जाए कि मिनिमम जो वेज है वो $1,000 के बराबर दी जाए। जो इंडस्ट्रियल दुनिया में कॉस्टिंग का एक तरीका है वो दुनिया में सेम है हर जगह पे कि लेबर कॉस्ट होती है, उसके ऊपर मटेरियल कॉस्ट होती है, गवर्नमेंट टैक्सेस होते हैं, कंपनी का प्रॉफिट होता है, तो फिर प्रोडक्ट कॉस्ट निकलती है। तो यही हम मैकेनिज्म यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं कि लेबर को तो हम कुछ दे ही नहीं रहे। तो जहाँ पे भी दुनिया ने सर्विस सेक्टर में इन्वेस्ट किया तो हम गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया को ले लेते हैं, जिसके लॉज यहाँ पे हम फॉलो करते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं। तो जो लोग कहते हैं नहीं इससे तो प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी, हमारी सेल नहीं बढ़ेगी, तो $17 बिलियन की एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की, जस्ट $17 बिलियन। ठीक है। तो दूसरी तरफ हम गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया को देखते हैं, वो $4,000 के एवज जो है माहाना तनख्वाहें दे रही है, पाकिस्तानी रुपयों में 12 लाख रुपया। ठीक है। तो $831 बिलियन की एक्सपोर्ट है उनकी। कहाँ $17 अरब है, आप दे कुछ नहीं रहे, और कहाँ $831 बिलियन। तो ये पैसे की तकसीम क्यों नहीं सही तरीके से की जा रही? काफ़ी इंडस्ट्रीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अपने लेबर को दबा के रखती हैं, पीस के रखती हैं, बॉन्ड करके रखती हैं, ऐसे ऐसे बॉन्ड साइन करवा लेती हैं कि आप ना इधर के रहते हो ना उधर रहते हो, और उल्टा कहते हैं कि अगर आपने बॉन्ड आप तोड़ोगे तो आप उल्टा उनको दे के जाओगे। तो इस पर कोई लॉ है? जी बिल्कुल, ये एक ब्लैकमेलिंग होती है और इसकी कोई वजूद नहीं है। अगर इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कंपनी कर लेती है तो इसके ऊपर हमारे पास केसेस आते रहते हैं, हम उनकी मदद करते हैं कि आप बंदे को, आप तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, अब 30,000 बंदा सैलरी के साथ बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब मिनिमम वेज ही 40,000 रुपये है, तो आपने कैसे 30,000 का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया? ये तो वाइड हो गया। उल्टा FIR होती है इसके ऊपर ना, जो करने वाला होता है। एक नया फ्रेश ग्रेजुएट हो या एक नया फ्रेश बच्चा आए, इंटर्नी आए या व्हाट्सोएवर आए, वो अभी अनस्किल्ड है, सीख रहा है, तो उसकी भी उसको भी कोई मुआवजा मिलेगा? ये मिनिमम वेज में वो ट्रीट होगा, 40,000 मिनिमम जो वेज है पाकिस्तान में वो लागू होगी उसके ऊपर, वो लागू होगी। जी जी, जो कि होनी चाहिए। जी लागू हो चुकी हुई है। लेकिन लेबर को अपनी राइट्स का नहीं पता, हमें अपने राइट्स का नहीं पता होता। वो कैसे आप किसी को अवेयर कर सकते हैं कि आपका ये राइट है और लॉ ये कहता है? जी जी बिल्कुल, ये आम एक बात है कि जस्ट आप गूगल पे सर्च कर लें कि जो नोटिफिकेशन है लेबर लॉ का वो क्या है, वो जस्ट आप टाइप करेंगे तो निकल आएगा, उसका जस्ट एक प्रिंट लें, और ऑनलाइन PM पोर्टल है, वहाँ पे जहाँ पे आप कंप्लेंट करना चाह रहे हैं वहाँ पे कंप्लेंट कर दें कि ये कंपनी है, ये एम्प्लॉइज़ हैं, ये उनकी लिस्ट है, तो इनको जो मिनिमम जो वेज का लॉ है उसकी खिलाफ वर्जी यहाँ पे हो रही है। अगर कोई पब्लिक में से करना चाह रहा है, अगर वो एम्प्लॉई खुद मुतासरा करना चाह रहा है तो वो भी जस्ट ये एक तरीका है। अच्छा, वो पोर्टल कौन सा है? बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि जो लोग जो है प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, जिनके पैसे फंसे हुए हैं या जिनको पैसे टाइम पे नहीं मिल रहे या जिनके पैसे बहुत कम है, वो उस पोर्टल पे रुजू करें। जी जी, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल है, सिंपली आप उसके ऊपर एप्लीकेशन दे दें तो कार्रवाई बड़ी अच्छी कर रही है लेबर जो कोर्ट है। अच्छा। इसके ऊपर लेबर का जो दायरा बना हुआ है पाकिस्तान में मसाइल को हल करने के लिए, वो इसके ऊपर काम करता है और वेजेस भी दिलवाता है। जस्ट आपने उनके साथ ताउन ये करना होता है कि प्रॉपर मालूमात उनको दें और उनके साथ खड़े रहें। नॉर्मली क्या होता है कि हम जिस बंदे की मदद के लिए जाते हैं वो पीछे से पीछे हट जाता है,
तो ऐसे होता है कि बीमार ने मेडिसिन खानी होती है, डॉक्टर ने नहीं खानी होती। ठीक है, तो पब्लिकली ये मामले सामने आते हैं कि जो बंदा मुतासरा होता है वो कहता है मैंने रिलीफ नहीं लेना, वकील साहब तुसी लेना तो ले लो। ये नॉर्मली हम देखते हैं, हम वकील को क्या चाहिए, मुतासरा तो तुम हो। अच्छा, जो मुतासरा फर्द होता है वो इस हिसाब से भी नहीं कंप्लेन करता क्योंकि उसको लगता है कि इसके बाद उसको कोई नौकरी नहीं मिलेगी, या आपको पता है जिस तरह ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता है, लोग ब्लैक लिस्ट कर देते हैं कि भाई ये तो हर चीज़ के अगेंस्ट जाता है या बोलता है। तो इस चीज़ों से बचने के लिए भी कोई लॉ है, कोई पॉलिसी है या कोई पोर्टल है? जी, मैं इसकी बुनियाद को मैं जॉब को डिफाइन करना चाह रहा हूँ कि डिमांड एंड सप्लाई का दुनिया में रूल चलता है। ठीक है, आप ये ना सोचें कि जॉब ने आपको रखा हुआ है, जॉब को ज़रूरत है आपकी। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई का दुनिया में रूल चलता है। जहाँ पे ज़रूरत होती है उस बंदे को रख लिया जाता है, जहाँ पे नहीं ज़रूरत होती उसको निकाल दिया जाता है। ऐसे ही दुनिया में रूल चलता है। अगर को लोग ये सोच के अपनी जॉब स्विच ही नहीं करना चाह रहे या छोड़ना नहीं चाह रहे या ब्लैकमेल, हमें नौकरी नहीं मिलेगी, हाँ, ये तो वो कह लें कि उस अपने आप को उसने ना बंद करके रखा हुआ है या तो उनको पता है कि उनके पास जो स्किल है वो उनका स्किल जो है वो कहीं और यूज नहीं हो सकता, वो इसी इदारे के अंदर यूज हो सकता है क्योंकि उनको पता है कि ये इदारे उनको बर्दाश्त कर सकता है, इसके अलावा उनका स्किल कोई है इस काबिल नहीं है। जी जी बिल्कुल, ये नॉर्मली हम देखते हैं कि पब्लिक में ना लेबर्स को ये ब्लैकमेल किया जाता है कि हम निकाल देंगे, तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर देंगे, तुम्हें कहीं पे कोई रखेगा नहीं। तो ये दुनिया इतनी बड़ी है कि आपकी सोच बड़ी छोटी है, और जो बंदा आपका ऑफिसर या कोई मैनेजर या कोई मालिक आपको डरा धमका रहा है इस तरह का, तो आप वहां से फौरन जॉब छोड़ दें। वो आपकी जो स्किल है ना उसको दबा के ज़ाया करना चाह रहा है। और अगर आप एक इंसान को लेबोरेट करना शुरू करें तो आप अल्लाह ताला को शुक्र ही नहीं अदा कर सकते कि अल्लाह ताला ने इंसान को आज़ाद पैदा किया। पहले तो इंसान को इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि वो जॉब करे। वो देखिए अल्लाह ताला ने मुझे क्या क्या सलाहियतें दी हैं, वो लिखे पेपर के ऊपर, तो उसके ऊपर काम करे। तो वो मैं कहता हूँ कि इतने इतने हीरे यहाँ से निकलेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि ये पॉसिबल है यहाँ पे। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, फहमीद नवाज अंसारी साहब ये बताइएगा कि मौजूदा माशी बहरान जो चल रहा है, माशी जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे, हमें इकनॉमिक क्राइसिस जो हैं वो आपको पता ही है तो सही, उसमें ये जो $1000 के करीब जो है तनख्वाह जो है लागू करना क्या आसान होगा? जी बिल्कुल, ये पॉसिबल है। मैं अब आपको डिफाइन करता हूँ कि मुझे यहाँ किन किन चीज़ों को पता चला है। अब आपकी जो डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है वो $374 बिलियन की है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट है, मैंने खुद से नहीं बनाई कोई। ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें अनडॉक्यूमेंटेड आपकी इकॉनमी $457 बिलियन की है। तो टोटली $831 बिलियन की इकॉनमी है। मिनिमम जो वेज है वो $1000 के बराबर आसानी से दी जा सकती है। अब लोग कहते हैं जी पाकिस्तान तो कर्जों में झगड़ा हुआ है, हम तो पेमेंट कर नहीं सकते। वो एक दुनिया में मैकेनिज्म चल रहा है कि डॉलर में आपने इंटरनेशनल पेमेंट्स करनी है। तो इंटरनेशनल पेमेंट करने के लिए आपको डॉलर चाहिए, तो हमारे पास डॉलर की फुकदान होता है। हर कंट्री दुनिया में तकरीबन 240 कंट्रीज इस मैकेनिज्म में फंसे हुए हैं जो कि लॉबी गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने बनाई हुई है। आपने इंटरनेशनल पेमेंट करनी, डॉलर चाहिए, तो आपके पास डॉलर होते नहीं, फिर आपको डॉलर लेने के लिए IMF के पास जाना पड़ता है। तो जब वो डॉलर लेने के लिए जाते हैं वो फिर अपनी शरायतें मनवाते हैं, आप ये चीज कम करें, ये ज्यादा करें, तो फिर कंपनी बंदा ब्लैकमेल हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास जो प्रोडक्ट पड़ी हुई है वो डी वैल्यू हो गई, उनकी वैल्यू डॉलर के हिसाब से बराबर है। अच्छा, आपने ये बात तो की है, डिवैल्यूएशन की बात की है। जो लोग बाहर जाते हैं, फॉर इंस्टेंस मैं छोटी सी बात करती हूँ, जो लोग वेकेशंस पे जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान की करेंसी होती है उनके पास, वो जितनी मर्जी करेंसी भी ले जाएं उनको अपनी करेंसी डिवैल्यूड लगती है अगेंस्ट द डॉलर। बिकॉज आपको पता है 2-3 ही करेंसीज जो हैं पूरी दुनिया में चलती हैं, डॉलर्स हो गए, पाउंड्स हो गए या कैनेडियन डॉलर्स हो गए। तो आपके बात तो बिल्कुल ठीक है कि यहाँ की वेज कम है, हम इंटरनेशनली कम्पीट नहीं कर पाते, हम कोई चीज़ ख़रीदनी भी हो तो हम 10 बार सोचते हैं। तो हम इस चीज़ को, इस माइंडसेट को कैसे कर्व करेंगे? जी, इसमें ना मैं डिफ़ाइन करूँगा कि साउथ कोरिया कंट्री है, उनकी जो कह लें कि करेंसी है वो पाकिस्तान से भी डी वैल्यू है। अच्छा। यानी पाकिस्तान के 1 रुपया तो उनके 7 रुपये आते हैं। तो उन्होंने इसको ना कंपेटिबल कर दिया डॉलर के साथ कि डॉलर में मिनिमम जो वेज है वो $1700 मिनिमम वेज देते हैं। हमारे लोग वहाँ पे जॉब के लिए जाते हैं तो 1700 मिनिमम वेज है 8 घंटे की। तो वहाँ पे लेबर खुशहाल है, कंट्री भी खुशहाल है। तो यही मैकेनिज्म दुनिया में चलता है कि डॉलर के हिसाब से आप चीज़ों के रेट तय कर लेते हैं।
तो आप जॉब जो है वो भी ऐसे कि डॉलर के हिसाब से तय कर रहे हैं कि दुनिया में मैकेनिज्म ये चल रहा है अब। तो बदकिस्मती है कि ये जो वेज का लॉ है इसको इन्होंने ला कर रख लिया है और आम आदमी का जीने मुश्किल हो गया। ठीक है, चीज़ों के रेट है वो पहले जो 2 रुपए की चीज़ मिलती थी वो अब 10 रुपए की मिलती है। वही चीज़ की वैल्यू अब 10 रुपए हो गई है, कम नहीं हुई। तनख्वाह बेचारे की वही रह गई। तो उसका फिर दूसरा नेगेटिव हम इसका इम्पैक्ट देखते हैं कि मार्केट के ऊपर लोगों में मायूसी फैलती है और जो काम करने वाला क्राइम ज्यादा बढ़ गया हुआ है, क्राइम बहुत कर रहे हैं इनडायरेक्टली। मैं तो स्टेट को यही कहता हूं, लूट रहे हैं, इनडायरेक्टली लूट रहे हैं। और मैं ऐसे एक कुछ चीजें मेरे सामने आई तो मेरी ना रूह कांप गई कि यार फहमी तुमने ये चीज छोड़नी नहीं है कि एक वक्त की रोटी के लिए मैंने औरतों को इज्जतें बेचते देखा है। तो मेरी रूह कांपी। तो फिर मैंने कहा यार फहमीद तुम्हारे एक बंदे के मर जाने से कुछ नहीं होगा, यहाँ 18 करोड़ लोग हैं। तुम ना ये बात छोड़ना, तुम्हें अल्लाह ने हिम्मत दे दी है, तुम्हें नॉलेज दे दिया है, तुम इनके खिलाफ खड़े हो जाओ, कोई मसला नहीं। तो बदकिस्मती से मैं देखता हूँ कि बड़ी तादाद में हमारे पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो या तो जिम्मेदार हैं या वो मिल ऑनर हैं। तो आम पब्लिक को वो हमेशा ही 78 साल में वही नारे लगाए जाते हैं, तासब फैलाया जाता है, नफरत फैलाई जाती है, वो आपस में लोग लड़ते हैं, वोट फिर उन्हीं को दे देते हैं और बदकिस्मती से इनका मसला हल ही नहीं होता। आप रिसेंट देखें पंजाब असम्बली में जो कानून पास हुआ है तो MPA की सैलरी उन्होंने आते ही 70,000 रुपये से बढ़ा के 4.5 लाख कर दी और नेशनल असम्बली में MNA की तनख्वाह जो थी 90,000 रुपये से बढ़ा के 5.5 लाख रुपए कर दी। तो ये तो साफ हो गई ना बात कि अगर ज़रूरतें आपकी हैं तो वो ज़रूरतें हैं, अगर वो ज़रूरतें पाकिस्तानी की हैं तो वो कोई बात ही नहीं ऐसी। ठीक है, अगर वो मिल वाले का मसला है तो वो हल करने के लिए सारे इदारे वहां पे खड़े हैं। अगर एक लेबर का मसला हल करना है तो मजाक होता है, उसका ड्रामा बनाया जाता है, आपके मीडिया वाले लोग उसका ड्रामा उछालते हैं, रेटिंग लेते हैं। ये तो मजाक हो रहा है इस कंट्री में, इंसानियत के साथ मजाक है। तो ये रुकना चाहिए। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे पाकिस्तानी की इज्जत हो और जो पैसे की तकसीम हो ठीक हो। यही लोग हैं जो यहाँ से पैसा इकट्ठा करके अमेरिका में, बरतानिया में, अमीर मुल्कों में जाके वहां पे तीसरे दर्जे के शहरी कहलाते हैं, फिर भी इनकी इज्जत नहीं होती। मैं बेशुमार ऐसे लोगों को जानता हूँ जो यहाँ से कहते हैं जी पाकिस्तान जैसा बुरा कंट्री कोई नहीं है, तो वो अमेरिका में गए, कनाडा में गए, वहां पे जलील हुए, तो फिर उनको पता चला कि हम जो फर्स्ट दर्जे के शहरी हैं वो पाकिस्तानी हैं। और जो स्टूडेंट भी यहाँ से जाते हैं, जाके अमेरिका में, बरतानिया में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे PhDयाँ की होती है, वहाँ पे घरों में सफाइयाँ कर रही होती हैं बेचारी, और जॉब्स कर रहे होते हैं क्योंकि उनको वो इस तरह की जॉब मिलती नहीं, उनको पहले वहाँ पढ़ना पड़ता है, उनके मुताबिक ढलना पड़ता है, उसके बाद उनको जॉब्स मिलती हैं। ये बात तो है। तो ये इस वजह से ये मैंने इनिशिएटिव लिया हुआ है कि ये मिनिमम जो वेज है वो $1,000 के बराबर की जाए। और भी फॉर्म है, अगर हाई कोर्ट इसको मेंटेनेबल नहीं समझती कोई बुरी बात नहीं है, तो हर दायरा इख्तियार में नहीं है उनके, चारों सूबों को सुने, उनका भी वैलिड पॉइंट है। तो हम ऊपर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सदर के पास जा सकते हैं, पार्लियामेंट में अच्छा, जब ये खारिज हुई है दरख्वास्त तो आप थोड़ा डिसहार्ट हुए होंगे? नहीं, हमें बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा होता है कि कौन सा जो कोर्ट है वो इसका इनिशिएटिव ले लेगी, कोई जिम्मेदारी ले लेगी। बहुत जरूरतमंदाना फैसले भी कोर्ट ने किए। के हवाले से कोई बात करें, लेबर कोर्ट जो है कितनी लेबर को जो है इस वक्त वाकई अपने केसेस के मुतालिक जो है वाकई जो है वो अवेयर कर रही है या चाहती है कि लोग जो हैं कंप्लेंट्स करें या रजिस्टर कराएं लेबर कोर्ट के हवाले जी? बड़ी ये हौसला अफजा में आपने बात करना चाहूँगा, पब्लिक को बताना चाहूँगा कि आप लोग जो हैं वो अगर आपका कोई मसला है ऐसा तो आप PM पोर्टल पे एप्लीकेशन दे दें, या लेबर के बने हुए हैं पोर्टल काफ़ी ज़्यादा, उनके मोबाइल नंबर भी उन्होंने दिए हुए हैं जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने अपने, आप उनको डायरेक्ट एप्लीकेशन दे दें, फ़ोन करके बता दें कि सर ये मेरा मसला है, ये मेरा दायरा है, तो वो आपको सीधा राज में रख के आपका काम कर रहे हैं। अच्छा। और इतना अच्छा उनका काम करने का तरीका है कि वो बंदे को इंसाफ दिला देते हैं। अच्छा, PM पोर्टल जो है, PM पोर्टल पे भी जो डायरेक्ट लेबर डायरेक्टर्स हैं पूरे पाकिस्तान में, खासतौर पे पंजाब में, तो इसके वर्किंग बहुत ही शानदार है। अच्छा जी जी। तो पहले मैं होता था कि लीगल नोटिस भेजता था कंपनी को, अब मैं जस्ट उनको बता देता हूँ कि ये कंपनी है तो इस तरह लेबर लॉज की खिलाफ वर्जी वहाँ पे हो रही है, तो आप इसको देख लें ज़रा। तो वो इतना अच्छा एक्शन लेते हैं कि वो वहाँ पे ये काम करवा देते हैं। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की है फहमीद साहब, लेकिन बात ये है कि अक्सर कंपनीज जो होती हैं वो ना रिटर्न में सैलरीज देती हैं,
ना वो बैंक में ट्रांसफ़र करती हैं ताकि कोई रिकॉर्ड ना रहे, और आपसे जब साइनिंग भी करवाती हैं ना तो वो बड़े दबे लफ्ज़ों में कराती हैं कि इतने पैसे आपको कैश में लेंगे, इतने पैसे जो हैं आपको अकाउंट में आ जाएंगे, जिसकी वजह से वो इतनी हैसियत कम होती है अकाउंट में कि आप क्लेम करने से भी आप कहते हो उससे ज़्यादा पैसे तो मेरा लॉयर ले जाएगा। जी, बड़ा ये आपने वैलिड पॉइंट किया। बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जो कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया होता, उन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिया होता। तो लॉ जो कहता है वो दीन भी और हमारा लॉ भी, ये दोनों एक सेम पिच पे हैं यहाँ पे, कि आपको पता है कि ये ज्यादती आपके साथ हुई है तो 2 गवाह चाहिए होंगे बस आपको। अच्छा, 2 गवाह चाहिए। 2 गवाह कहाँ से चाहिए? उन्हें पता हो कि ये ट्रांजैक्शन ऐसे मेलाफाइड हुई है, ओके, यानी ये फ्रॉड हो रहा है, ये ज्यादती हुई है। 2 गवाह चाहिए। अगर आपके पास कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो 2 गवाह जाके बयान दे दें कि ये बिल्कुल ये ज्यादती ऐसे ऐसे हुई है, इनको पेमेंट ऐसे मिलती है जो कि ये कानून की खिलाफ वर्जी है, ये ज्यादती इसके साथ हुई है, तो फिर भी रिलीफ मिलता है, रिलीफ मिल जाता है। ये आपने बड़ा अच्छा अब बताया। दूसरी तरफ है कि अगर 2 मेल नहीं है तो फिर 1 मेल 2 औरतें हो जाएं, वो भी एक्सेप्टेड है, वो भी गवाही के लिए एक्सेप्टेड है। अगर मेल दोनों तरफ मेल नहीं है तो 4 औरतें गवाही दे सकती हैं। अच्छा, कितना रिलीफ है। ठीक है, जी ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे फहमीद नवाज अंसारी साहब, एडवोकेट हैं। उन्होंने आज लेबर लॉज के मुतालिक बात की है कि पाकिस्तान में जो लेबर है, बॉन्डेड लेबर का कॉन्सेप्ट है, इसके साथ साथ जो तनख्वाह है वो बहुत ही कम है, जो कि एक मज़दूर के लिए जो है अपने हालात से लड़ना जो है मुश्किल हो चुका हुआ है। 40,000 रुपये में वो घर चलाए, खाना खाए, बच्चों की कफ़ालत करे। तो जो पिटिशन दायर की गई थी कि कम से कम मज़दूर की जो मज़दूरी है वो $1,000 के इवज़ कर दी जाए, ताकि जो है तकसीम जो है आपके पैसों की वो सही तरीके से हर तबके में हो। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। बात करते हैं सेहत के हवाले से। सर्दियों का मौसम आता है तो पानी हम कम पीते हैं और ऑटोमेटिकली हमारे गुर्दों में तकलीफ शुरू हो जाती है, और तकलीफ शुरू हो जाती है तो हमें ये नहीं लगता कि क्या वो वाकई सही काम कर रहे नहीं कर रहे। अक्सर लोगों के जो है पत्थरीली भी आ जाती है, जिसको पत्थर कहते हैं, और उससे जो है हमारा जो यूरिन है वो स्टॉप हो जाता है और हम ऑटोमेटिकली जो है बहुत से मसाइल का शिकार हो जाते हैं। और आजकल जो सर्दियां हैं, सर्दियों में गुर्दों के जो मर्ज़ की जो मसाइल हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पानी ना कम पीना, लाइफस्टाइल आपका हेल्दी नहीं होता, वॉक हम कर नहीं रहे होते और सिर्फ खा रहे होते हैं, सो रहे होते हैं और गर्मा गर्म हीटर के आगे बैठे होते हैं। तो हमने सोचा कि आज हम गुर्दों के मसाइल के ऊपर डिस्कशन करें, और जब ये मसाइल बढ़ जाते हैं तो कौन कौन सी मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं, जिसमें हम बहुत जो एंड स्टेज होती है वो डायलिसिस की स्टेज भी होती है, और पत्थर को कैसे रिमूव करना है और गुर्दों को बेहतर कैसे बनाना है। तो आज हम इस पर बात करेंगे और हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इरफान अहमद हैं, जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, और हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। सर, गुर्दों के मसाइल सर्दियों में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और ख़ास तौर पे सर्दियों में इसलिए बात करती हूँ क्योंकि पानी बहुत कम पीते हैं हम, कंजम्पशन ऑफ वाटर बहुत कम हो जाती है, जिससे हमें साइड्स पे दर्द भी शुरू हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये है कि सर्दियों में डेफिनेटली जैसे हमारी वाटर कंजम्पशन कम हो जाती है, हमें एक नॉर्मल वाटर इनटेक तो ऐसा इतना वाटर इनटेक तो होना चाहिए कि बॉडी में सल्यूट्स जो हैं कि किडनीज वाटर के थ्रू, यूरिन के थ्रू रिमूव कर सकें। तो जब हम वाटर इनटेक हमारा कम होगा तो डेफिनेटली वो सल्यूट्स भी रिमूव नहीं होंगे और बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होना शुरू हो जाएंगे, तो किडनी की फंक्शनिंग भी कम हो जाती है। ठीक है जी। तो अच्छा, कौन सी ऐसी अलामात होती हैं जिससे हमें पता लग सकता है कि हमें गुर्दों की तकलीफ है? क्योंकि नॉर्मली घर में नहीं आइडिया होता, पेन हो रही होती है लेकिन समझ नहीं आ रही होती किसको दिखाएं। अगर तो किडनी का आप बात कर रहे हैं तो किडनी में यूजुअली पेन 2 ही कंडीशंस हैं जिसमें हो रही होती है। एक जो नेफ्रोलिथियासिस है कि किडनी स्टोन्स हैं, या यूटीआई है। यूजुअली इन्हीं 2 कंडीशंस में आम तौर पर पेन इन्हीं 2 कंडीशंस में होती है। उसके अलावा जो किडनी फेलियर का एलिमेंट होता है वो आम तौर पे पेनलेस होता है। यूजुअली किडनी बहुत हद तक डिटोरेट हो चुके होते हैं जब उसके साइन सिम्टम हमें शुरू होते हैं, हमें मिलना पता लगते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि पीरियडिकल स्क्रीनिंग होनी चाहिए। पेशेंट्स अपनी जो लोग हैं अपनी पीरियडिकल किडनी टेस्ट करवाएं आफ्टर एवरी 6 मंथ्स या आफ्टर 1 ईयर। स्पेशली वो लोग जो प्रॉन हैं किडनी डिजीज़ के,
उसमें ख़ास तौर पे वो लोग हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री है किडनी डिजीज़ की, या फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की या हाइपरटेंशन की, या पेशेंट वो लोग जो खुद डायबिटिक हैं या हाइपरटेंसिव हैं, उनको तो पीरियडिकली किडनी के फंक्शंस करवाने चाहिए, किडनी टेस्ट करवाने चाहिए। ठीक है। शुगर और जो जिनको ब्लड प्रेशर्स हैं, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के जो लोग हैं, उनको किडनी का कितना ख्याल रखना चाहिए? मैम, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो रीनल फेलियर है उसका मोस्ट कॉमन कॉज डायबिटीज़ है, और सेकंड नंबर पे जो कॉज है वो हाइपरटेंशन है। तो हम हमेशा ये बात कहते हैं कि वो लोग जो खुद डायबिटिक हैं या प्रॉन टू डायबिटीज़ हैं, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, उनके लाइफस्टाइल इस तरह का है, ओबेसिटी है, जो डाइट ले रहे हैं इस तरह की है कि दे आर प्रॉन टू डायबिटिक, तो उनको, और वो पेशेंट्स जिनकी फैमिली हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की या किडनी डिजीज़ की, दे शुड बी वेरी विजिलेंट। उनको अपने रीनल फंक्शन टेस्ट करवाने चाहिए एवरी 6 months to 1 year। और उसमें कुछ रीनल फंक्शन टेस्ट में हम जब बात करते हैं तो यूजुअली हम 2 ब्लड टेस्ट की बात करते हैं, एक जैसे ब्लड यूरिया या ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर कॉमन जो है वो क्रेटिनिन, सीरम क्रेटिनिन लेवल्स होते हैं। ठीक है। तो ये दोनों करवाने चाहिए, और साथ में यूरिन कंप्लीट का एक टेस्ट करवाना चाहिए, अल्ट्रासाउंड अगर पॉसिबल हो तो वो भी करवाया जा सकता है। ठीक है। ये 4-5 टेस्ट जो हैं बहुत ज़रूरी हैं, स्पेशली ब्लड यूरिया और या ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रेटिनिन क्वाइट फेमस भी है, कॉमन भी। LFTs और RFTs के बारे में भी हम सुनते हैं, वो क्या होता है? ये RFTs ही हैं, RFTs हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट हैं, जिसको हम सीरम क्रेटिनिन और ब्लड यूरिया या ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ऐसी 7 गलतियां हम कौन सी करते हैं जो कि वाकई गुर्दों के लिए ख़तरनाक होती हैं? जी, मैं जैसे मैंने पहले कहा कि 7 गलतियां क्या करते हैं हम, उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डायबिटिक का कंट्रोल है, ब्लड शुगर कंट्रोल, और ब्लड शुगर को मेंटेन रखना विद इन नॉर्मल लिमिट्स। आपका जो डायबिटिक HbA1c है, दैट शुड बी लेस देन 7 एंड ठीक है। ब्लड प्रेशर शुड नॉट बी वेरी रेज्ड, इट शुड बी आइडियली इट शुड बी लेस देन 120/80 और 130/80। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि ज़्यादा पेन किलर्स खाने से या पेन किलर्स लगवाने से भी किडनीज अफेक्ट होती हैं, क्या ऐसा है? बिल्कुल। बहुत सारी मेडिसिन हैं, लेकिन उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हैं पेन किलर्स हैं, जिसको हम NSAIDs कहते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द किडनी डिजीजेस। अच्छा, उनमें से पेन किलर्स कौन कौन से हैं? क्योंकि अक्सर लोग किन्स लगवाते हैं, बहुत हाई होता है। किन्स तो खैर थोड़ा सा और तरह का है, जैसे वॉलफोर्ड्स हैं, जैसे वोल्ट्रॉल है, वॉरन है, इस जिसको हम अगर जेनेरिक में बात करें तो NSAIDs कहते हैं, ये डाइक्लोफेनेक सोडियम है, नाप्रोक्सेन है, इस तरह की जो मेडिसिन हैं जो पेन किलर के तौर पे यूज़ करते हैं। या वो लोग जिनको जॉइंट्स में पेन होता है, बॉडी में पेन्स होते हैं, आर्थराइटिस के इशूज़ हैं, तो मुख्तलिफ डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं। तो लॉन्ग टर्म यूज़ से आम तौर पे बहुत कम लिमिटेड यूज़ अगर थोड़े दिन का है तो शायद बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म यूज़ से किडनी इफेक्ट होते हैं उससे। तो ये नहीं लगवाने चाहिए? नहीं लगवाने चाहिए, लॉन्ग टर्म लेने नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म लेने चाहिए। अच्छा, थोड़ी सी हम बात करते हैं खुराक के हवाले से, क्योंकि किडनीज़ के पेशेंट के लिए खुराक भी डिफरेंट रिकमेंड की जाती है। ये कहा जाता है कि वो तो आप बेहतर बता सकते हैं कि कौन सा फल खाना चाहिए, कौन सी वेजिटेबल्स खानी चाहिए, या अपनी डाइट को कैसे आपने रखना है। मैम बिल्कुल ठीक, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखें, जो मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि 2 चीज़ें जो बहुत कॉमन है किडनी डिजीज़ डेवलप करने में, वो डायबिटीज़ है और हाइपरटेंशन है। और उस हवाले से सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जैसे आपने भी अभी पॉइंट आउट किया, डाइट है, आपका लाइफस्टाइल है कि डाइट कैसी ले रहे हैं आप और लाइफस्टाइल कैसा है, एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते। एक्सरसाइज में जैसे एटलीस्ट 150 मिनट्स पर वीक एटलीस्ट एक्सरसाइज होनी चाहिए, एरोबिक एक्टिविटी होनी चाहिए। उसमें कोई भी वॉक हो सकती है, रनिंग हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है, कोई भी एरोबिक एक्टिविटी हो सकती है टू मेंटेन द आपका बॉडी वेट और एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। और हमारे यहाँ चूँकि एक बहुत कॉमन है कि हम एक तो ओवर ईटिंग, मीठा खाना हम बहुत पसंद करते हैं, और बाहर फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, नमक बहुत ज़्यादा लेते हैं, इसीलिए ना प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जंक फूड लेते हैं, इनमें नमक बहुत ज़्यादा होता है। तो डेफिनेटली ये जो है दैट कैन कॉज हाइपरटेंशन, और ये दोनों चीज़ें ही जो है मोस्ट कॉमन किडनी डिजीज़ का पार्ट के तौर पे सबसे ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद फिर जैसे मैंने कहा कि वाटर इनटेक है। और खाना क्या चाहिए?
खाना जो हम किडनी फंक्शंस के लिए जिन लोगों के किडनीज अगर इम्पेयर हो रहे हैं तो हम यूजुअली एक बात कहते हैं कि एनिमल प्रोटीन थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए। एनिमल प्रोटीन जिसमें हमारा रेड मीट है, वाइट मीट है, इसको हम एक ख़ास क्वांटिटी में पेशेंट्स को बताते हैं कि इसको थोड़ी सी कम आप मिकदार में यूज़ करें। अच्छा, ज़्यादा फाइबर लें, इवन प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले सकते हैं। वेजिटेबल्स होती हैं वो नहीं खानी चाहिए, इसमें ग्रीन वेजिटेबल आती है, जैसे पालक हो गया, साग हो गया, इसके साथ साथ क्यूकम्बर हो गया, टमाटर हो गया, क्या ऐसा है? बिल्कुल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो कि यूजुअली यूरिक एसिड कॉज करती हैं। अच्छा। तो उससे स्टोन्स भी हो सकते हैं और यूरिक एसिड इटसेल्फ अगर रेज होगा तो दैट कैन इफेक्ट द किडनी फंक्शंस एज वेल। जिनमें बीज है वो नहीं लेनी चाहिए सब्जियां। बीज से मुराद लाइक एक तो ग्रीन वेजिटेबल्स होगी ना, और एक जिसपे सीड होते हैं, जैसे कद्दू की बात करूं या शलजम की। सब्जियों में जो सबसे हम बेस्ट कंसीडर करते हैं तमाम सब्जियां लिए जा सकती हैं। ठीक है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी ली जा सकती हैं, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट करके लें, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में ली जा सकती हैं, बंद बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर वेजिटेबल्स की अब बात करें तो वेजिटेबल्स में सारी ली जा सकती हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें पोटासियम का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। इसमें हम तो आम तौर पे जो रिकमेंड करते हैं वो जैसे गोभी है, कैबेज है, भिंडी है, करेला है, ये वो सब्जियां हैं जो आप अच्छी तरह ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और फलों की बात करें तो सारे फल खा सकते हैं? फल अगर तो आप किडनी डिजीज़ नहीं हैं, आप किडनी डिजीज़ आपको ऐसा है नहीं, आपके रीनल पैरामीटर्स इम्पेयर नहीं है, तो यू कैन ईट एवरीथिंग। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा जो हमारे शुगर वाले फ्रूट्स हैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। लेकिन अगर आप किडनी पैरामीटर्स इम्पेयर हैं तो हम यूजुअली उन फ्रूट्स को कहते हैं जिनमें पोटासियम ज़्यादा होता है, लाइक सिट्रस फ्रूट्स हैं। डॉक्टर साहब, ये भी मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, वेपिंग करते हैं, या शराब नोशी ज़्यादा है, अल्कोहलिक है, उनके ऊपर भी तो किडनी बहुत बुरे असरात आते हैं। बिल्कुल। तो वो उनको क्या करना चाहिए? एक आदत है, वो जा नहीं सकती। मैंने पहले ही जैसे आपको स्टार्ट में बात की थी कि अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करें, अपनी चीज़ें लाइफस्टाइल से मुराद ये कि डाइट अच्छी होनी चाहिए, स्मोकिंग से इटसेल्फ अवॉइड करना चाहिए, इवन ड्रिंकिंग है, ये सारी चीज़ें इन द लॉन्ग रन दे कैन कॉज हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़। तो ये जब हाइपरटेंशन होगी, हार्ट डिजीज़ डेवलप होंगे तो डेफिनेटली दे विल इफेक्ट द किडनीज। और इवन स्मोकिंग तो इटसेल्फ कार्सिनोमास भी कॉज करती है, किडनी रीनल सेल कार्सिनोमा या ब्लैडर सेल कार्सिनोमा कॉज करती है स्मोकिंग। अगर कोई किडनी में किसी जगह जो है पत्थर आ जाए और बड़े हैवी, मतलब क्या हो जाए, हैवी पत्थर हो, मतलब एक होता है कि नॉर्मल आप निकल जाता है ऑटोमेटिकली, डॉक्टर्स कहते हैं खुद ही डाइल्यूट हो जाएगा, तो क्या करना चाहिए? अच्छा, उसमें पत्थर में सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि पत्थरी एक तो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है कि उसका साइज़ क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है और उसकी लोकेशन क्या है। अगर तो लोकेशन ऐसी है कि वहाँ से वो निकल सकती है और साइज़ कम है तो यूजुअली हम मेडिकल थेरेपी ही देते हैं। अच्छा, अगर ब्लैडर में ट्रैवल कर जाए या ब्लैडर में आ गई है तो फिर तो यूजुअली इट विल ट्रैवल डाउन। ओके, ठीक है। लेकिन अगर किडनीज में बाज़ जगह ऐसी जगह पड़ी है, नीचे है किडनी के एरियाज में, तो शायद वो खुद बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन अगर किडनी के मिड पोल्स पे है या जो पेशाब की नाली है जो किडनी को यूरेटर जो है पेशाब की नाली जो किडनी को ब्लैडर के साथ कनेक्ट करती है, अगर उसमें आ जाती है तो फिर अगेन वो साइज़ पे डिपेंड कर रहा होता है कि साइज़ कितना है, वो निकल सकती है। चूँकि यहाँ यही वो एरिया है जिसमें अगर पत्थरी आ जाए तो बहुत ज़्यादा पेन कॉज करती है। डायलिसिस के जो ऊपर पेशेंट्स हैं वो कैसे ठीक हो सकते हैं? मैम, वो हम जो बात कर रहे थे किडनी डिजीज़ की, किडनी फेलियर की, तो वही बातें हैं, वो जो डायबिटिक हाइपरटेंशन पेशेंट की है, फिर बाकी ये सारी जब किडनी डिजीज़ कॉज करती है तो उसके मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। अच्छा, क्या डायलिसिस के जो पेशेंट्स हैं वो ठीक हो सकते हैं? मैं वही किडनी डिजीज़ मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरती है, क्रेटनिन लेवल रेज होना शुरू हो जाता है। क्रेटनिन बॉडी में मसल्स ब्रेकडाउन से बनती है, ठीक है, और एक टॉक्सिक मटेरियल है, ब्रेकडाउन का मटेरियल है जो वैसे किडनी नॉर्मली ब्लड से वॉश कर देते हैं। तो क्रेटनिन लेवल राइज होना शुरू हो जाता है जब किडनी फंक्शन प्रॉपर नहीं होते।
तो हमें इससे पता लगता है कि किडनी फंक्शन नहीं हो रही, क्योंकि क्रेटिनिन लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। यूजुअली इसकी जो वैल्यू है 0.7 0.8 से 1.2 तक होती है मुख्तलिफ लैब्स की। अगर हम 1 कंसीडर कर लें एवरेजली, 1 से अगर 2 क्रेटिनिन हो गया है, ठीक है, दैट मीन्स आपके किडनीज ऑलरेडी अब हाफ फंक्शनिंग है। हाफ फंक्शन में। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इरफान अहमद, नेफ्रोलॉजिस्ट, जिन्होंने बताया कि किडनी जो फेलियर्स होते हैं वो किस वजह से होते हैं, लाइफस्टाइल के ऊपर बात की है, और किडनी से रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं वो कैसे हल किए जा सकते हैं, क्या खाना चाहिए, क्या लेना चाहिए। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम सब की ख्वाहिश होती है कि कुदरती हुस्न कैसे हम ले सकते हैं, और एक तो हुस्न जो होता है वो तो मसनूई तौर पर हम मेकअप से कहते हैं ले लेते हैं, मगर कुदरती हुस्न क्या होता है? ऐसा हुस्न जो हमें कुदरती चीज़ों से मिल सके, और जैसे कि हमारे बाल लंबे हो सकें, चमकदार हो सकें, घने हो सकें, और अगर हम बात करते हैं चेहरे की तो चेहरा हमारा साफ शफाफ हो, और इसके साथ साथ जो है फाइन लाइंस ना नज़र आए, रिंकल्स ना नज़र आए, हमारी स्माइल अच्छी हो, और स्किन जो हो वो फ्रेश नज़र आए। तो हम सोचते हैं कि हम क्यों ना बैक टू नेचर जाएँ, कुदरती चीज़ें अज्जा इस्तेमाल करें जो कि हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी हैं, फ़ायदेमंद हैं, हमारे बालों को भी अच्छा रखेंगी, हमारी चेहरे को भी अच्छा लगेंगी, हम अच्छे नज़र आएंगे। तो हमने सोचा कि आज हम आपको बताएं कि हर्बल चीज़ें जो हैं उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ों को ऐड इन करना चाहिए, किस चीज़ से कौन सा फ़ायदा हो सकता है। और हमें ज्वाइन किया है हमारी प्यारी हमारे शोज़ का पहले भी हिस्सा रही हैं, हर्बलिस्ट हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेमेडीज़ भी बताती हैं, आपा नईमा राव, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। आज तो वाकई चमक रही हैं, कुदरती तौर पर चमक रही हैं, विदाउट मेकअप चमक रही हैं। थैंक यू। बस ये कि मेरा स्लोगन बैक टू नेचर है ना, तो मैं नेचुरल चीजें ज्यादा यूज करती हूँ। हम बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, बस आपका चेहरा साफ हो, ठीक है ना। एक हुस्न होता है जो हमें मेकअप देता है, मेकअप देता नूर है। कहते हैं मेकअप लेकर आता है, हाँ, लेकिन असल में जो नूर कैसा होता है, जो मेकअप के बगैर लोग देखना चाहते हैं, वो भी बहुत जरूरी होता है। जब आपका बातिन अच्छा होता है ना तो आपका जाहिर भी अच्छा होता है। वो वैसे ही लोग प्यार करते हैं, जब वो प्यार वाली नजर होती है, बिल्कुल चेहरा आपका चमकता है, दमकता है। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अक्सर जब रिश्ते होते हैं, लड़का कहता है जी मैंने तो आपको मेकअप में देखा था, या तस्वीर पे फिल्टर लगा हुआ था, तस्वीर तो फिल्टर वाली आई थी, असल में बताएं जी, पिक्चर दिखाएं या मिले कि आप कैसी हैं। तो ये भी बड़ा मसाइल होते हैं। तो ये मसाइल हमने खुद ही पैदा कर दिए है ना, ये फिल्टर लगा लगा के या मेकअप चढ़ा चढ़ा के। पहले तो देखो ऐसा था ही नहीं, ठीक है ना, पहले तो ऐसा था ही नहीं। इसीलिए तो मैं एक बात बताऊं, ये बात दूसरी तरफ चली जाएगी। इसीलिए ये शादियां जो आजकल आप देख रहे हो ना, शादियां कम चल रही हैं, कंप्रोमाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आर्टिफिशियल चीजें आ गई हैं बीच में। वो नेचुरल जो नेचर थी ना, वो नेचर दूर होती जा रही है। आर्टिफिशियल जब से आ गया, पहले देखो मैं देखूंगा, मैं मिलूंगी, आपको देखूंगी, आपको जांचूंगी, आपको परखूंगी। देखो शादी एक बंधन था, ठीक है, बड़ा खूबसूरत बंधन था, इंसान एक दूसरे के साथ चलते थे। अब ये कि पहले से आप एक दूसरे को जज करना शुरू कर देते हो, पहले से देखना शुरू कर देते हो, तो वहां फिर आप अब देख रहे हैं जितना प्रोलॉन्ग वो चले नहीं सकते हैं। देख रहे हैं। इसका मतलब है कि इस प्लान को कम कर देना चाहिए, इसको कम करना चाहिए और शादी होना चाहिए। हाँ, देखिए पहले की जो रिवायत थी, एटलीस्ट मेरा स्लोगन बैक टू नेचर, ये नेचर नहीं है कि मैं सिर्फ आपको जड़ी बूटियों से, पौधों से, इनसे जो नेचर, आप नेचर की तरफ जाएं, ठीक है ना। वो ये नेचर थी ना, ये नेचर थी हमारे बड़ों के अंदर, ये नेचर वहीं से तो हमें मिली है, कुदरती, जहां से हम आए, हमने देखा, एक्सप्लोर किया है, सब कुछ, ये चीजें सब नेचुरल है। मैं बताती हूँ कि इतना अच्छा अब फीडबैक आता है मेरे पास कि आप सिर्फ आप नेचर ये नहीं करें कि आप हमें पौधों की बारे में बता रही हैं, हाँ, जड़ी बूटियां बता रही हैं, आप हमें नेचर से जोड़ रही हैं। आप माओ को नसीहत करें, अपने बच्चों को ये दें, बच्चों को कहने कि अपने माओ के बाप के पाँव के तलवाओं में तेल लगाएं। तो हम नेचर के साथ, हम असल के साथ जुड़ रहे हैं। हाँ। तो मैं कहती हूँ कि ये मेरे लिए बड़े ही एक अच्छे खुशगवार लम्हात है जब मेरे पास इस तरह की फीडबैक आए। तो मैं ये सबके लिए ये रिक्वेस्ट करूंगी, आप नेचर से जुड़े, उसमें हुस्न है, उसमें वो असल चीज है। आर्टिफिशियल तो ये आया वो गया, बस मेकअप उतरा, आप असली सामने आ गए हैं। वो जो असली सामने आ गए हैं उसको हम कैसे ठीक करें, ये तो हम चाहते हैं कि आज आप हमें बताएंगी ये चीज हमारी जो असली शक्ल है। अक्सर लगता है अच्छा ये तो मेकअप में ऐसे ही तो आप बगैर मेकअप के ही ऐसे लगे ना कि आपने मेकअप किया हुआ है। तो आज इस तरह की रेमेडी मैं आपको अभी बैठे बैठे बता देती हूँ, ठीक है। अरूज पे आई हुई एक चीज, ठीक है ना, गाजर, ठीक है ना, गाजर को देखिए हम खाते हैं, सैलेड के तौर पे खाते हैं, लेकिन उसको समझ के खाएं,
ठीक है, आपने किस लिए समझ के खाना है कि मैंने बगैर मेकअप के मेकअप वाली लुक देनी है, ताकि मुझे कोई मेकअप के बगैर भी देखे, मेकअप में भी देखे तो उसको फर्क ना महसूस हो। ठीक है, आपको मेकअप करना ही ना पड़े, लाइट सा मेकअप करें, बिल्कुल वो भी जिस तरह अगर हम लाइट के सामने बैठे हैं। तो उसमें यह है कि आपने ना एक गाजर लेनी है मीडियम साइज की, अगर उसके क्यूब्स बनाएंगे ना, कटिंग करेंगे, तो वो कटिंग करके आपका हाफ कप बन जाएगा। लेकिन मैं एक बात कहती हूँ हिना, थोड़ा करो, मुसलसल करो, ठीक है, कंटिन्यू करो। एटलीस्ट जो मैं अब टोटका देने लगी हूँ ना आप लोगों को, एटलीस्ट आप उसको 1 महीना करें। अच्छा, ये मैं पूछना चाह रही थी, लोग कहते हैं कि 40 दिन के बाद असर शुरू होता है, क्या ऐसी बात है? नहीं, देखिए लगाने का जो असर होता है ना, लगाने का जो असर होता है वो होता है 3 से 4 दिन के बाद आपको एक 5% नजर आ जाता है। अगर आपको 3 to 5% फर्क नजर आ गया तो 40 दिन के बाद असल असर नजर आएगा। एक्चुअली ये बात है, ठीक है ना। असल चीज जो आप करना चाह रही है ना, जिस तरह का आप ग्लो चाह रही, वो एटलीस्ट इसमें क्या होता है, ये यही जो अभी मैं बात करके हटी, थोड़ा कर लो, मुसलसल करो, असर उसमें है। अभी मैं ये जो बताऊंगी नहीं 40 दिन का ही है, महीना 40 दिन आप करें। आपने क्या करना है, एक मीडियम साइज की गाजर लेनी है, क्यूब्स आपके वो बन गए तकरीबन हाफ कप, ठीक है, हाफ कप ही चुकंदर, 2 चीजें हो गई हैं। तीसरी कोई चीज ही नहीं है, तीसरी चीज है पानी, सादा पानी। आपने 1 कप पानी बॉयल होने के लिए चढ़ा देना, उबले ना पानी, जब पानी में जोश आ जाए तो आपने वो दोनों चीजें डाल देनी उसके अंदर, 1 कप क्योंकि आपने मिक्स करके रख ली है वो, तो उसके अंदर सिर्फ 1 उबाल आए, 1 चुटकी काली मिर्च, ठीक है, और 1 चुटकी नमक डाली, उसको ढक दें। तकरीबन 5-6 मिनट वो ढका रहेगा हिना, ठीक है। 2 बॉयल आने के बाद ये 30% वो कुक हो जाए, 70% क्रंच उसके अंदर बाकी हो, ठीक है। आपने वो पानी पीना है चुकंदर और गाजर का, और वो चुकंदर और गाजर जो है ना वो खा लेनी है। आप देखेंगे मतवातर 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, एक तो ये होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है वो फास्ट होगा, ठीक है। जो आपके अंदर से आप कहें कि जो आप गंद जमा हुआ है, ठीक है ना, जो हमारा खून जो पॉल्यूशन ज्यादा हुआ है वो सारा आपका रिफाइंड हो जाएगा, खून साफ हो जाएगा। आपकी चीक्स जो है, जिस तरह की गाजर, जिस तरह का चुकंदर है ना, उस तरह की चीक्स आपकी तकरीबन। अच्छा, लोग अक्सर वो जो ABC जूस होता है जिसमें एप्पल, बीटरूट और कैरेट पीते हैं, ऐसे ही है, उसका भी ऐसी असर होता है कि ये जो आप रेमेडी बता रही हैं ये ज्यादा इफेक्टिव है? नहीं, देखिए वो कच्चा आप पी रहे हैं ना, इसको मैंने 30% कुक किया है। अच्छा, इसके मैं अभी आपको ना 1-2 फायदे और बताने लगी हूँ। वो ये है ही ना कि जब आप इसको किएंगे, एक तो ये कि आपका हाजमा इससे ठीक होगा, ठीक है। इससे खास तौर पे नींद की वजह से अक्सर लोगों को आपने देखा चक्कर आते हैं, कि वो आधे लोग ना बावले हो जाते हैं। आप ये कहें कि उनको समझ नहीं आ रही होती, तो आपकी ना ब्रेन को फ्रेश करता है ये हमारा आजमूदा। मैं आप लोगों के सामने वो चीजें लेके आती हूँ जो मेरी आजमाई हुई होती हैं, और एक बार नहीं 100 बार आजमाई हुई होती हैं। तो ये हमने जिसको बताया था ना, ठीक है, वो इसलिए बताया था कि नींद बर्दाश्त कर करके ना उनकी ड्यूटी इस तरह की थी कि वो यूं लग रहे थे कि जिस तरह के आधे जमीन पे आधे आसमान पे, यानी उनको अपना होश नहीं था। तो ये जब टोटका उनको करवाया तो आप यकीन माने, एक तो उनको डीप स्लीप, क्योंकि उनको वो रिलैक्स हो गए ना, उनका गट जो था वो क्लीन हो गया, आपका जो खून था वो फ्रेश हो गया, आपकी खून बनाने वाली जो आपकी फैक्ट्री थी वो तेज होगी, आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है वो फास्ट हो गया। जब वो फास्ट हुआ तो आपको भूख अच्छी लगी, आपको नींद अच्छी आई, आपके मसल की जो स्टिफनेस थी वो खत्म होगी। सिर्फ आप देखिए, सिर्फ गाजर और चुकंदर, इसमें क्या डाला आपने, सिर्फ 1 चुटकी आपने काली मिर्च डाली। वो 1 चुटकी काली मिर्च कितनी बनती है, 3 काली मिर्च। 3 काली मिर्च जब मतवातर आपके अंदर जाएंगी 40 दिन, तो काली मिर्च के ऊपर इतनी रिसर्च है कि वो आपके सर से लेके पांव तक आपके पूरे सिस्टम को ठीक करती है, आपकी आई साइड को रिपेयर करती है, आपके बालों की जो स्कैल्प आपने अक्सर देखा है ना, स्कैल्प ऊपर ही पड़ी होती है, जैसे आपने बाल बनाए वाइट स्कैल्प निकलती। आप मतवातर ये कर लें, आपकी सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आप देखेंगे ना आपको एक्सटेंशन की जरूरत पड़ेगी, ना आपको किसी मेकअप की जरूरत पड़ेगी, और ना आपको ये कहना पड़ेगा कि मैंने आपको शादी से पहले देखना है या मेकअप के बगैर देखना है। अच्छा, ये खत्म हो जाएगा, ये झंझट खत्म हो जाएगा। अक्सर लड़कियां शादी से पहले PRP बहुत कराती है। बाल जो है, आपको पता है हमारे यहाँ जो बाल हैं वो इतने अच्छे अब मजबूत नहीं रहे जिस तरह जमाने में पहले हुआ करते थे। वो खुराक नहीं रही ना, क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होते थे, मेहंदी हम लगाते थे, कहाँ डाइज होते थे, कहाँ स्ट्रीकिंग होती थी। हमेशा से होता था चलो ब्लैक मेहंदी लगा लो, नॉर्मल मेहंदी लगा लो, बहुत हो जाए टोनर्स लगा लो। तो अब क्या करें? अब देखिए ना, ये फास्ट दौर है। मैं सबसे पहले तो कहूँगी, आपने पहले सारी बात खुद ही कर दी है कि हम वो दौर नहीं रहा, ठीक है। ये सिर्फ आजकल के ना, सिर्फ लाइफस्टाइल जो है ना, लाइफस्टाइल चेंज हो गया, हम नेचर से दूर हो गए हैं। अभी भी आप ना कम खाएं, अच्छा खाएं,
थोड़ा सा कम खाएं, अच्छा खाएं, अपनी बॉडी को ना थोड़ा सा फ्रेश होने दें। हम बॉडी को सांस आने नहीं देते, मैदे को सांस ही नहीं आने देते हैं। एक चीज खाई है, दूसरी चीज ऊपर डाली, तीसरी, उसको ही डिस्टर्ब रखते हैं, जहां से हमारे सारा सिस्टम चलता है बॉडी का। आपको मशवरा ये है कि थोड़ा खाएं, अच्छा खाएं, डेली एक फ्रूट खा लें, डेली। आंवला आजकल जोबन पे है, ठीक है, आंवला जो है आजकल मार्केट में फुल आया हुआ। एक आंवला, एक अगर आप, एक तो ये है कि उसकी चटनी बनाने का मैं तरीका बता देती हूँ। आपने एक आंवला लेना है, आपने कहा ना अब हमारे बाल भी अच्छे हों, हमारी स्किन भी अच्छी हो, तो एक आंवला, उसके अंदर सिर्फ एक पुदीने की डंडी, डेली की मैं बताऊंगी, लेकिन आपने करना है मतवाता, ठीक है। एक आंवला और एक पुदीने की डंडी, जिसके ऊपर उसके पत्ते डंडियां जितनी भी लगी हों, थोड़ा सा ही धनिया, एक सब्ज मिर्च और एक जवा लहसुन का, आप उसको कूट के उसकी चटनी बनाए डेली। इतनी मजे की चटनी बनेगी, उसके आगे कोई चटनी मुकाबला नहीं कर सकती। आप देखिए उसको डेली, वो चटनी आप रोटी के साथ, सादा रोटी के साथ, ठीक है, सादा रोटी के साथ खाना शुरू कर दें। आपका एक तो गट क्लीन होगा, ठीक है। जब आपका गट सिस्टम ठीक होगा ना, मैं बात करती हूँ इंटरनल की, ठीक है, जब आपका इंटरनल ठीक होता है, एक्सटर्नल डेफिनेटली ठीक होता है। जब आप अपने अंदर से पोल्यूशन को खत्म करेंगे ना, अपने अंदर से जो टॉक्सिन्स हैं उनको खारिज करेंगे, ऑटोमेटिकली आप बेहतर नजर आएंगे। हाँ जी, आप बेहतर नजर आएंगे, आपके बाल अच्छे शादियां होने वाली हैं और आपको पता है शादी का सीजन भी चल रहा है, दिसंबर आ गया है, आपको पता है दिसंबर से मार्च तक जो है हमारी पीक शादियों का सीजन होता है। और खवातीन जो है डिफरेंट नुस्खे इस्तेमाल कर रही होती हैं, क्रीम्स का मिक्सचर्स और ये वो, ताकि रंग बहुत गोरा लगे और कील महासे जो है वो नजर ना आए वक्ती, हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली शादी है, सबको होता है कि भाई मैं मेकअप धो के भी आऊंगी सबके सामने, तो कोई ऐसी चीज ना नजर आए जो कि बहुत प्रोमिनेंट हो, और ससुराल जाना होता है तो वो भी आपको पता है कितना। आज एक ऐसा जादुई टोटका दे दूं आप लोगों को। बताएं, जादुई टोटका दें। जादुई टोटका है ये, वाकई जादुई टोटका है। हाँ, मैं एक लफ्ज बोलने लगी हूँ कि गुड़ से गोरा होगा पाकिस्तान। गुड़ से गोरा होगा पाकिस्तान पूरा, क्योंकि पाकिस्तान में क्रेज है ये, बाहर तो किसी को भी नहीं है। बाहर तो लोग जो हैं, जो गोरे हैं, वो हमारे जैसे होना चाहते हैं कि हम टैन हो जाए, सूरज के सामने पड़े, तो बैठे होते हैं। इसलिए मैंने पाकिस्तान को कहा कि गुड़ से गोरा होगा पाकिस्तान। कैसे? वो ऐसे होगा कि आजकल ना जगह जगह आप देखते कोल्लू लगे हुए हैं, बेलने जिनको हम बोलते हैं, ताजा गुड़ बन रहा है। ताजा गुड़ आप ले लें, ठीक है। अगर ताज़ा गुड़ नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप पुराना गुड़ ले लें, जो भी आप, लेकिन केमिकल वाला ना हो, ठीक है। मैं फिर आपको कह रही हूँ केमिकल वाला नहीं, जहाँ गुड़ बन रहा है ना, ताज़ा गुड़ बन रहा है, ताज़ा गुड़ ले आए, और गुड़ की एक वो बट्टी सी जो होती है ना, वही काफ़ी है, उससे ही आप गोरे हो जाएंगे। उसके अंदर तीसरी चीज़ क्या डालनी है आपने, उसके अंदर लेमन जूस, प्योर लेमन जूस, ठीक है। लेमन उसको निचोड़ दें, निचोड़ के वो सीरम टाइप बन जाए आपका, ठीक है। सीरम टाइप जो बनेगा ना, आप उसको, ये वो वाला सीरम बनेगा हिना, कि आप उसको दिन में 4, 5, 6, 7 बार लगा सकते। जब मुंह धोया फिर लगा लिया, जब मुंह धोया फिर लगा लिया। ये वो आपको मैं टोटका मैंने दिया है कि जो एक दिन में ना आपकी, पहले तो स्किन आपकी हाइड्रेट होगी, ब्राइट होगी, आपके सारे जो निशान है वो बिल्कुल फेड हो जाएंगे। दूसरी एप्लीकेशन से, दूसरे दिन की एप्लीकेशन से, ठीक है दूसरी से नहीं, दूसरे दिन की एप्लीकेशन से आप देखेंगे कि वो जो निशान वगैरह आपके फेड हुए हैं ना, आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपका वहां से कलर आपको लाइट होना, अगली सुबह जब सो के उठेंगे आप कहेंगे कि वाकई मेरे कलर में फर्क लगा। एक तरह से वो लाइटनिंग है। हाँ, उसको लाइटनिंग, अगर आप उसको कंटिन्यू करते हैं 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, तो अगर शादी में 15 दिन है तो फिर आप बड़े ही खुश नसीब हैं। मैं कहती हूँ कि अगर दुल्हन तो है तो दुल्हन तो वैसे चांद की तरह चमकेगी। अगर आपने किसी की शादी पे जाना है, ठीक है, तो आप दुल्हन से भी ज्यादा गोरी लगेंगी, दुल्हन से भी ज्यादा चमकेंगी। ये ऐसा है, इसमें कोई ये नहीं है कि आप सिर्फ दुल्हन नहीं लगाए, लड़का लगाए, लड़की लगाए, बहनें, भाभियां, माँ, नानी, दादी, सब लगाएं। आपकी स्किन यंग होगी गुड़ से, ठीक है। शुगर केन के वैसे ही पहले जो होता था ना, शुगर केन जो होती थी ना, गन्ने का जो रस होता था, जब गन्ना खाते थे, गन्ना चूसते थे, चूपते थे गन्ने को, तो उस वक्त ये होता था कि जब हाथों पे जो रस लगता था ना, हाथ होते थे ना, हमने कभी, मैंने गन्ना कम चुपा है वैसे, मैं मतलब कब लाइक करती थी, गन्नेरियां कभी कभार ले लेती थी, तो उससे ये होता है कि फिर भी जो हाथों पे रस लगता है, जब धोते थे ना, जहां से मैंने इसको एक्सप्लोर किया, जब धोते थे ना, तो आप यकीन माने हाथों पे एक अनोखी चमक आती थी, एक ग्लो आता था। तो बस फिर मैंने गुड़ से एक्सपेरिमेंट किया, गुड़ का तो फिर गुड़ और लेमन का तो इतना ये एक मुजर्रिब कामयाब नुस्खा है। हम कॉलर्स को कह रहे हैं कि हमें लाइव कॉल्स करें, और स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप लाइव कॉल्स करके जो है अपने मसाइल के बारे में बात कर सकते हैं और रेमेडीज भी पूछ सकते हैं, तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। जी आपा।
हाँ, तो ये कि गुड़ वाला जो टोटका दिन में 2 4 5, हाँ रात को लगा के नहीं सोना, कभी आपकी चूंटियां चिपक जाए, ठीक है ना। हाँ, पता लगे पूरे पता लगे कि पूरे मुंह पे आपकी चूंटियां चिपकी हुई है, नहीं ऐसे नहीं, बस आपने सोने से ना तकरीबन दिन में कोई 3 4 बार कर लें इसको, 3 4 बार किया है हाथों पे भी। कॉलर हमारे साथ है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है? बिल्कुल ठीक, कौन बात कर रही है? जी मैं लुबना बात कर रही हूँ लाहौर से। जी लुबना, क्या पूछना चाहेंगी? जी मैंने एक तो नईमा आपस से पूछना है कि कोई सर्दियाँ हैं, हाथ ड्राई हो जाते हैं, पाँव ड्राई हो जाते हैं, इसके लिए कोई लोशन बता दें जो बच्चों को भी लगा के स्कूल जाते हैं। हाथ ड्राई और पाँव ड्राई हो जाते हैं, कोई लोशन बता दें। ठीक है लुबना जी, बहुत ही आसान सा, बहुत ही आसान सा आजकल ना, खास तौर पे अगर आपके हाथ हैं 40 साल से ऊपर के, ठीक है ना, और आपने उसको हाइड्रेट रखना है, तो एक ही सिंपल सी चीज है, जो एक ऑयल बताऊंगी जो स्किन की तीनों लेयर में जाके काम करेगा, ठीक है। खातून जिन्होंने कॉल की था उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आपने वेट हैंड के ऊपर ना थोड़ा सा कैस्टर ऑयल लेके उसका मसाज करें, मसाज करने के बाद ना एक प्रैक्टिस करें, ऐसे टैप करते हैं, टैप एक तो टैप होता है ना यूं, एक ये टैप करें, थोड़ा सा तेज टैप करें इसको, फेस पे तो हम करते हैं ना हल्के हल्के से, हाथ पे तेज करें। आप देखेंगे एक ही दिन में आपकी हाथों की ड्राइनेस कम हो जाएगी, झुर्रियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन इन्होंने पूछा कि कोई ऐसा लोशन है जो मैं भी लगा लूं, बच्चे भी लगा लें साथ में, बहुत ही पुराना है, गुलाब का रंग, ग्लिसरीन और लेमन, ठीक है। ये एक वो बचपन वाला टोटका है हमारा, ग्लिसरीन और लेमन और ग्लिसरीन, थोड़ा सा गुलाब का रंग भी उसके अंदर डाल लें, ऐड करके आप लगा, ऐड करके आप उसको मिक्स करके एक बॉटल में रख लें, मॉइस्चराइज रहेंगे आपके हाथ। एक और कॉलर हमारे साथ है जी, अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक ड्रॉप हो गई है। साथ में एक और मैं लोशन बता दूं कि एलोवेरा जो होती है ना, एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन या वेजलिन ब्लेंडर में डालो, उसको सही ब्लेंड करें, वो एक लोशन टाइप बनेगा, आपस में ना मिक्स नहीं होगा। जब भी लगाना मिक्स कर लें, मिक्स करके लगाएं। जो हाथों की ड्राइनेस, खास तौर पे ये वाली जो जगह होती है ना आपकी, इनमें ड्राइनेस आ जाती है, या ये क्यूटिकल्स जो आपके हैं ये ड्राई हो जाते हैं, तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपके हाथ पांव सारे ऐसे सॉफ्ट नरम मुलायम हो जाएंगे। बेहतरीन किस्म का ये आपका लोशन तैयार हो गया। कॉलर हमारे साथ है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नईमा कौन बोल रही है? मैं हिना फैसलाबाद से। जी बताएं जी हिना, क्या बोलना चाह रही हैं? मैं पूछना चाह रही हूँ टॉन्सिल्स के बारे में ना, मेरा बेटा है 3 साल का, उसके ना टॉन्सिल्स हैं, तो वो बहुत ज्यादा फूल जाते हैं। 3 साल का बेटा, उसके टॉन्सिल्स बहुत ज्यादा फूल जाते हैं। ठीक है ना, बड़ा ही आसान सा हाल है। पहले तो माशाल्लाह 3 साल का है, ठीक है, छोटा बच्चा नहीं, आप उसको ना गॉगल्स की आदत डालें, गरारे 3 टाइम 4 टाइम इसको जितना हो सकता है गरारे करवाएं, ठीक है। उससे ये कि 70% आपको रिलीफ मिलता है। और एक और चीज मैं बता दूं साथ में, जो शहतूत होता है ना, शहतूत का पत्ता लेना है आपने, शहतूत का पत्ता लेके उसके ऊपर आप कैस्टर ऑयल लगा लें, कैस्टर ऑयल लगा लें, या आप क्या कहते हैं इसको, सरसों का तेल लगा लें, अगर कैस्टर ऑयल नहीं तो वैसे कैस्टर ऑयल आम मिल जाता है, ठीक है। शहतूत के पत्ते के ऊपर कैस्टर ऑयल लगा के उसको हल्का सा सेक लें, 2 पत्ते लेके, तो दोनों साइड पे ना रात को बच्चे को सोते हुए ये टॉन्सिल्स वाली जगह पे, और इस तरह रख के तो हल्का सा कपड़ा बांध दें, तो उससे ये होता है कि रिलीफ मिल जाएगा, बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा नेचुरल तरीके से। एक और कॉलर हमारे साथ है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी कौन बात कर रही हैं? जी मुल्तान से नाज बात कर रही हूँ। जी मुल्तान से नाज बात कर रही हैं, क्या पूछना चाहेंगी? जी अच्छा, अभी वो ना आप नईमा साहिबा ने बात की है कि वो गुड़ वाला, उसका सही मेथड नहीं बताया कि भाई किस तरह से उसको वो बाग पे पकाना है या वैसे घोलना है। मेथड नहीं बताया आपने? नहीं, मैंने बता दिया, लेमन जूस इतना डालें कि वो एक सीरम टाइप बन जाए। कितना गुड़ चाहिए, कितना पकाना है? जी अपा जी उसको पकाना है या वैसे ही? नहीं आपने सुना नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर देती, चले आप देखें। गुड़ आपने लेना है, ठीक है, 1 पीस आपने गुड़ ले लिया, मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था, ये 1 पीस आपने गुड़ ले लिया, उसके अंदर इतना लेमन जूस, प्योर लेमन जूस डालना है, ये मैं रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, कि वो एक सीरम टाइप बन जाए, ठीक है, और ना वो खराब होगा। आप उसको रखें, वो फ्रिज में रख लें, फ्रिज में रखने की आजकल जरूरत नहीं है, सिंपल बाहर रखें तो उसको पतला सीरम बन जाए, ठीक है ना, थोड़ा सा थिक हो, जिस तरह सीरम होता है, बस आप उसको अप्लाई करें, और उसको सिर्फ तकरीबन आप 20 मिनट 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितनी देर भी आप गुजार सकते हैं, आप फेस वॉश कर लें, थोड़ा सा गैप देके आप फिर लगा लें, दिन में 3-4 बार लगा लें। ये बहुत ही सादा आसान, मैंने स्टार्ट में बताया था, सीरम टाइप बना लें आप उसको, लेकिन प्योर लेमन जूस। मतलब लोग सुन रहे हैं आपके इस रेमेडीज को और करेंगे अप्लाई भाई। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, एक कॉलर और हमारे साथ मौजूद है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक है जी बिल्कुल, आप कौन बात कर रही हैं? जी मैं ज़ैनब बात कर रही हूँ लाहौर से। ज़ैनब जी, क्या पूछना चाहेंगी?
जी मैं नाइमा आपा से पूछना चाह रही हूँ, जो शुगर के मरीज होते हैं उनके लिए मेथी दाना बारीक वाला उनको खाना चाहिए कि मोटे वाला खाना चाहिए? शुगर के मरीजों के लिए मेथी दाना जो है बारीक वाला खाना चाहिए कि मोटा खाना चाहिए? नहीं, इसमें ये है कि बेटा मैं जो यूज करती हूँ वो मेथरे मोटे वाला दाना यूज करती हूँ आम रूटीन में, लेकिन आजकल जो आई हुई है ना बाजार में मेथी ताजा आई हुई है, ठीक है। एक टोटका दे दूं शुगर के लिए। सॉरी, ताजा मेथी लेनी है आपने, तकरीबन डंडियों के समेत ना, इतनी गुट्टियां नहीं मिलती मेथी की, जो पतली सी गुट्टी ले लें, तकरीबन आप मैं अगर कहूँ आपको 10-15 पूरे उसके फूल और पत्तियां सब कुछ लगी हो ना, इतनी सी मेथी ले लें, ठीक है। मेथी इतनी से मुराद, अब लोग पजल हो जाएंगे, फूल पत्ते इतने से नहीं लेने, डंडियों के समेत इतनी सारी मेथी हो। कितनी हो? तकरीबन आप कहें कि 20-25 डंडियां उसकी, ठीक है ना, पौधे से जो उसके होते हैं प्लांट से, वो लेके उसकी सिर्फ जड़ें काट देनी है, बाकी को पूरी मेथी को काट के उसके अंदर एक या 2 जितना आप खा सकती हैं सब्ज मिर्च और 1 लहसुन का जवा, ये लेके उसको कूट लें हल्का सा। कूटने के बाद उसको सादा रोटी जो होती है हमारी जौ वाली रोटी, सर मेरे घर में तो जौ की रोटी इस्तेमाल होती है, या आप जौ की रोटी इस्तेमाल करें, ठीक है, या बेसन इस्तेमाल कर लें, लाल आटा इस्तेमाल कर लें, ठीक है, तो आप उसके साथ वो खाएं। आजकल मौसम है ताजा मेथी का, इस मौसम में आप अपनी शुगर को रिवर्स कर सकते हैं। जब शुगर रिवर्स हो सकती है इंशाल्लाह। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यही सब कुछ किया है। ठीक है, मैंने कॉलर और है आप। जी 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 अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं नादिया रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। जी नादिया रावलपिंडी से, क्या पूछना चाह रही हैं? जी मैंने पूछना है, तो कोलेस्ट्रॉल का कोई ऐसा बताएं कि कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, कोई तरीका? कोलेस्ट्रॉल की कोई ऐसी रेमेडी बताएं कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए। और दूसरा ये जो होता है अपना थायराइड के बारे में बताएं कि थायराइड के बारे में बताएं, पहचान क्या है हाइपो और हाइपर की, और इलाज क्या है उनके? हाइपो और हाइपर का देखें, ये सिम्टम्स जो होते हैं ना, ये इस तरह होते हैं कि कई दफ़ा एक में आपकी बॉडी फूल जाती है, एक कोई ऐसा होता है कि आपकी बॉडी सुकड़ जाती है, हाइपर और हाइपो, ठीक है। जिस तरह आप ये कहें कि छोटी गाड़ी में ज्यादा पेट्रोल डाल दिया, वो हाइपर हो जाता है, ठीक है ना। एकदम से आपने मोटरवे पे छोड़ दी, गाड़ी है वो 150 तक चलने वाली 200-250 पे चलती है, आपकी बॉडी फूलना शुरू हो जाती है। आपके सबसे पहली जो निशानी, आप सिम्टम्स पे गौर करें, ठीक है। जब आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो, जब आपका बाल जरूर से ज्यादा गिरने लगे, तो आप जरूर टेस्ट करवाएं आयरन का और इसका थायराइड का, ये सबसे पहली निशानी है, ठीक है। हाँ, लेकिन इसके इलाज की तरफ आते हैं, क्योंकि फिर और कॉलर आ जाएंगे। तो इसके इलाज बेटा जी ये है, सादा से इलाज है, 21 दिन का टोटका देने लगी, 21 दिन मतवातर करना है, ठीक है। चाहे आप मेडिसिन खा रहे हैं, आपको है थायराइड, ठीक है, ये आपको सिम्टम आ रहे हैं, स्टार्ट हुआ है अभी, तो आपने 21 दिन मतवातर करना है। थायराइड, अगर आप थायरैक्सिन ले रहे हैं वो आपने अपने टाइम पे लेनी है। आपकी बॉडी जो वो सबसे बड़ा तबीब है, वो ये करेगी कि आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद ही बता देगी कि अब मुझे जरूरत नहीं है। टोटका ये है कि आपने लेना है पाइनएप्पल, पाइनएप्पल इधर फ्रेश नहीं मिलते हैं, तो आपने ले लेना है ये टिन वाला पाइनएप्पल, 21 दिन का इकट्ठा लेके रख लेना, ठीक है। और दूसरी चीज आएगी इसमें अदरक, और सॉरी दूसरी चीज अदरक, तीसरी चीज अजवाइन, अजवाइन देसी, देसी अजवाइन छोटा 1 चम्मच चाय वाला आपने 1 गिलास पानी में रात को भिगो देना है, सुबह इसको बॉईल करना है, इस पानी के गरारे करने हैं। जब वो आपने सॉस पैन से स्ट्रेन कर लेना है उसको, अजवाइन को थोड़ी बहुत अजवाइन लगी रह जाए, हाँ। तो आपने उसी पानी के अंदर फिर 1 गिलास पानी के अंदर 1 इंच का टुकड़ा अदरक का चढ़ा दे, थोड़ा सा उसको कूट के, ये टोटका पूरा आप नोट कर लें अब, ठीक है। तो वो पक पक के आपका आधा रह जाए, आपने क्या करना है कि आपने उस अजवाइन वाले पानी से गरारे करने हैं, ठीक है। गरारे करके जो पाइनएप्पल है उसके 3 स्लाइस, अगर तो आप डायबिटिक पेशेंट, इस तरह मैं डायबिटिक पेशेंट थी तो मैंने धोके यूज किया था, ठीक है ना। आप वैसे खा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर वो लगे क्या कहते हैं उसको, प्रिजर्वर होते हैं, आप उसको वॉश करके 3 स्लाइस खाएं, और साथ में ये है कि वो अदरक वाला कहवा पिए। ये आपका नाश्ता। इसके 3 घंटे बाद आपने कुछ नहीं खाना। आपको सबसे पहले जो फर्क लगेगा आपके घुटनों के दर्द में लगेगा, ठीक है, और इस तरह गले में जो इरिटेशन होती है उससे लगेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं हर किसी को होती हो। कोलेस्ट्रॉल के हवाले से हम पूछेंगे आपसे, क्योंकि हमने ब्रेक पे जाना है और आप हमारे साथ हैं, क्योंकि ब्रेक के आने से बाद हम लोग जो है किचन में जाएंगे और किचन में रेमेडीज बताएंगी आपको। हमें बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है।
वेलकम बैक व्यूअर्स, आज हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी रेमेडीज़ जो है वो इस्तेमाल करनी है। मौसम में जो है वो बहुत सर्द है और सर्दी के मौसम में वैसे ही नज़ला ज़ुकाम बुखार जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। बच्चे जो हैं बहुत बीमार हुए हैं, तो इतनी जो फक्के हम लोग उनको दवाइयों को देते हैं, एंटीबायोटिक्स दे के माएँ भी बेचारी थकी हुई हैं। तो आप मुझे बताएं कि आपके पास कौन सी रेमेडी उनके लिए? अच्छा, आज ना मैं आपके शो पे लाइव सब देख लें, एक ना सिरप बनाना सिखा रही हूँ, ठीक है? सिरप पीने के लिए बच्चों को आप पिला सकते हैं। वो ये देखिए, मैंने तकरीबन लिया है 100 ml पानी लिया है, 100 या 150 ml आप लगा लें। तो इसके अंदर ये तकरीबन 50 ग्राम के करीब ये गुड़ है। ये गुड़ वही ताज़ा वाला गुड़, जिस तरह ये देखो ना हाथ से बिल्कुल ये मेल्ट हो रहा है इस तरीके से। आपने गुड़ इसके अंदर ये डाल देना, ये सारा गुड़ डाल दें, ये सिरप बन जाएगा बाकायदा। इससे ना सिर्फ गोरा होगा बल्कि हमारा गला भी, आपका गला साफ होगा। और खास तौर पे जो खांसी बच्चों को खड़खड़ की आवाजें नहीं आती रात को, सुकून है, कंजेशन होती है, या दिन में बात करते करते हो जाती है, खांसी नज़ला जुकाम कोई भी चीज़ है, ये गुड़ डाल दिया। गुड़ के साथ अगली जो चीज़ जाएगी वो जाएगी इसके अंदर तकरीबन एक बड़ी चुटकी आप लगाएं अजवाइन, या टीस्पून 1 ये अजवाइन डाल दी हमने देसी, ठीक हो गया ना? ये देसी अजवाइन डाल दी है। देसी अजवाइन के बाद अगली जो चीज़ डालनी है हमने, अब चाहे तो ऑप्शनल है, ये थोड़ी सी सौंफ या 1 इलायची आप डाल सकते हैं। सही हो गया। अच्छा, अगली जो चीज़ इसके अंदर जाएगी वो जाएगी दारचीनी, लौंग 2, ठीक है? ये लौंग हम रिमूव कर देंगे, ठीक हो गया। ये आप पीस के डाल सकते हैं, कूट के डाल सकते हैं। और 2 इसके अंदर आपने सब्ज़ इलायची डाल देनी है, एक सब्ज़ इलायची सॉरी, और दारचीनी थोड़ी सी। ये एक किस्म का आपका काढ़ा बनेगा, काढ़ा नहीं। अच्छा। ये बाद में, हाँ, ये आप रखेंगे इसको बिल्कुल फ्रेश हालत में। अगली जो एंटीबायोटिक जो इसके अंदर जा रही है, एंटीबायोटिक जा रही है इसके अंदर हल्दी कौन सी? आंबा हल्दी। और आंबा हल्दी आपने कितनी डालनी है? टीस्पून फुल, या जैसा ये फोक की बैक साइड से मैंने ये इतनी उठाई है, ये टीस्पून फुल बन गई है। सही हो गया। ये आपने इसके अंदर आप डाल दें, डाल के इसको पकने दें। पक के जब ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा, थिक होने के बाद जब ये ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद आपने करना क्या है इसके अंदर, ठंडा होने के बाद मैं बात कर रही हूँ, ठीक है? ठंडा होने के बाद आपने इसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच भर के हनी डाल देना है, शहद के डाल देना। शहद का जब ये डल जाएगा, डलने के बाद आपने ये करना है कि इसको किसी भी, जैसा लेट से ये मेरे पास जार है, इस जार में डाल के रख लें, ठीक है? डालने के जस्ट दिन में 1 बार 2 बार 3 बार, अगर बच्चों को खांसी हुई, टीस्पून हाफ लेनी है आपने और बच्चों को इस तरीके से पिला देनी है। हाँ, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। अभी थोड़ा से पकने लगेगा ना, इसके अंदर एक और चीज जाएगी। वो कौन सी जाएगी? या तो आपके पास फ्रेश अदरक है, लेकिन क्योंकि हमने इसको प्रिजर्व करना है तो फ्रेश अदरक नहीं, आपने डालना है खुश अदरक जो होती है, सूंड जिसको हम बोलते हैं ना, सूंड पाउडर जो होता है, ठीक है ना? ये देखिए सूंड पाउडर है। सूंड पाउडर भी आपने कितना डालना है? जितनी के आपने आंबा हल्दी डाल दी है। हम इसको सिरप बना रहे हैं, किसका? एक तो एंटीबायोटिक, और दूसरा ये कि कफ सिरप, कंजेक्शन को आपकी को खत्म करेगा। ये देखिए, जितनी मैंने वो डाली थी इतनी ही आपने ये भर के इसके अंदर सूंड पाउडर डाल देना। ये पकना शुरू हो गया है ना, देखिए अब ये पकना शुरू हो गया है। साथ में मैं आप लोगों को ये साथ में करके दिखाऊंगी, ये पक रहा है। अच्छा, साथ में मैं आपका वो कोलेस्ट्रॉल वाला टोटका बता देती हूँ। बिल्कुल, जो हमारे एक व्यूअर का कॉल थी कि वो पूछना चाह रहे थे कि कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए कौन सी रेमेडी इस्तेमाल करें। देखिए, कोलेस्ट्रॉल अगर आपने कंट्रोल करना है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जो दवाई है वो एक तो फ्रेश अदरक है ना, जो फ्रेश अदरक को आप कूट के हल्का सा, सिर्फ जस्ट जो मैंने अभी आपको बताया था थायराइड के लिए कहवा, अब वो कहवा शुरू कर दें। दूसरी चीज, आप पानी के अंदर रात को ये दालचीनी का 1 पीस और ये 2, बस सिर्फ इतनी सी दालचीनी, आप मेरी हथेली पे दिखाएं इसको, ये अगर मैं मिला के इसको बनाऊंगी ना, ये तो 1 इंच का टुकड़ा बनेगा। आप इसको रात को पानी में, इस तरह ये कप में मैंने डाल दिया, उबलता हुआ खोलता हुआ पानी इसके ऊपर डाल दें, ठीक है? और साथ में बेशक इसी के अंदर भी आप दालचीनी का 1 टुकड़ा डाल सकते हैं। इसके ऊपर पानी डाल के इसको ढक के रख दें और सुबह उठ के आप इसको निहार मुंह पी लें। इंशाल्लाह कोलेस्ट्रॉल जो है आपका कंट्रोल रहेगा, कंट्रोल ही रहेगा। आपको एकदम से आपको लगेगा कि हाँ, रिलीफ मिला है मुझे। जो दिल घबराता है ना अक्सर, आप कहते हैं कि क्या कहते हैं उसको, कि दर्द हो रहा है, दिल घबरा रहा है, हार्ट रेट ज्यादा हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, सारी चीजों से दूर। अब ये देखिए, ये सिरप बन गया। ये थोड़ा सा आप लोगों ने गाढ़ा करना है, वो है कि टाइम ना खत्म हो जाए, तो इसलिए मैं आप लोगों को एक दफा, है टाइम अभी थोड़ा सा, टाइम अभी बस है, टाइम है थोड़ा है। हाँ, चलिए अगली चीज मैं बता देती हूँ। इसी के अंदर से निकाल के देखिए, ये मैंने आपको कोलेस्ट्रॉल का बता दिया। कोलेस्ट्रॉल का इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं तो आप कहवा बना सकते हैं। किस तरह? जिस तरह ये तो मैं बना रही सिरप, आपने क्या करना है कि इतनी सी ये लेनी है दालचीनी, इसके अंदर 1 चुटकी भर के आपने जीरा डालना है, जीरे के साथ आपने 2 लौंग डालनी है और खुश्क अदरक नहीं डालनी, आपने
आपने इसके अंदर फ्रेश अदरक डालनी है। इसी तरीके से कहवा बनाएं, सुबह शाम खाने के बाद इस्तेमाल करें। और मैं कहती हूँ कि इंशाल्लाह आप देखेंगे, वैसे भी एक मशहूर कहवा मेरा चल रहा है सुलेमानी कहवा, आप सुलेमानी कहवा इस्तेमाल करें। उसके अंदर मैंने क्या किया है, जब ये कहवा सर आप ये पकने लग गया, खुशबू देखो कितनी अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जब ये पकने लग जाएगा ना कहवा, वो जो कोलेस्ट्रॉल के लिए मैं बता रही, तो उसमें आपने पुदीना डाल के ढक देना है बस। अच्छा। उसके बाद आप वो 2 कप कहवा होगा, एक सुबह पी ले, एक शाम पी ले। कोलेस्ट्रॉल जो है ना, और सुलेमानी जो कहवा है आपका वो कहाँ अवेलेबल है? वो अवेलेबल आप लोगों के प्लेटफॉर्म पे, मेरे अपने पे नहीं, आप ऑफिशियल जो आप देखना चाहें या आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख ले, वो कोई इशू नहीं। सुलेमानी कहवा आप सर्च करें, सुलेमानी कहवा आ जाएगा आपके प्लेटफॉर्म पे। पहले मैं उसकी कंप्लीट रेमेडी दे के गई। अच्छा, अब ये देखिए जी, ये वो सिरप बन गया। किसमें? इसमें शीशे वाले जार में ना डाल के दिखाऊं आपको मैं। ये देखें, ये देखें, ऐसे ये सारी चीजें भी नजर आएंगी, लेकिन ये थोड़ा सा पतला है, ठीक है। आपने इसको थोड़ा सा थिक करना है, थिक हो जाएगा ये। आपने शहद सारी चीजें ऐड कर डालना है, अभी डालना है शहद इसके अंदर, ठीक है। ये देखें, ये बर्तन हमने इधर रख दिया, इसके अंदर अब हम डालेंगे शहद। मेरा चमचा नहीं मिल रहा मुझे असल में ना, बैग से ऐसे डाल दें, इट्स ओके। नहीं, मैं इस तरह डाल देती हूँ। ये ले, ये देखिए हनी चला गया इसके अंदर। थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए, जब थोड़ा सा हवा निकल गई जिस तरह, ये देखें इस तरीके से आपने इसके अंदर हनी मिलाना है। हनी मिलाने के बाद ये आपका एक कफ सिरप, कंजेक्शन, एंटीबायोटिक, आप इसको हर कोई भी नाम दे सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा, जब आपके गले में इरिटेशन हो रही, जब आपकी छाती में थोड़ी जकड़न हो रही, छाती में अगर जकड़न हो रही, रात को अगर आपने बच्चों को देना है, ठीक है, रात को अगर आपने बच्चों को देना तो क्या करना है, हल्का से इसको नीम गर्म करके देना, रात को पिला के सुला दें। आप देखेंगे कि आप कहेंगे आपा वाकई एक कोई जादू हो गया। बच्चे जो है रात को बहुत बार उठते हैं, सीना उनका जकड़ा हुआ होता है, सांस उनसे लिया नहीं जा रहा होता। अच्छा पूछो, 1 मिनट का टाइम है तो मैं कोट टोट का दे दूं आप लोगों को? है कोई एक खांसी का, बहुत पुराना खांसी का, ये किस तरह जलेगा? जलाना इसको? आई थिंक ये हमारा जो गैस है ना वो नीचे से होता है, माचिस नीचे पड़ी, लेकिन गैस जो है अभी नहीं आ रही। नहीं आ रही है, गैस आ रही है, कोई मसला नहीं, भाग के देते हैं ना। अच्छा ठीक है, किसी का भी भला हो जाए, ठीक है ना। चलिए गैस ये आ गया। इतना मजे का टोटका है ये, 1 मिनटों में बनने वाला। 1 प्याज, ठीक है, और आपकी पुरानी से पुरानी दायमी खांसी, इसको कहेंगे ना हम, दायमी खांसी का इसके अंदर है। काली खांसी आप कह लें, या जो रात को सोने, बुजुर्गों के अक्सर कहते हैं ना कि खांसी से सुकून नहीं आ रहा है, बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी। मौसम ही ऐसा है, स्मोग है, फोग है, आवाज सबकी मुख्तलिफ हुई है, बिल्कुल अपनी आवाज मेरी लगती नहीं है। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। कहाँ गया वो? ये देखिए, आपने करना ये है, अब नोट करें इसको, ये प्याज, ठीक है, ये इस तरीके से ही ना, आप इसको सेको। मैं एक काम करती हूँ, मैंने निकालनी है अब काली मिर्चें फ्रेश, ठीक है, फ्रेश काली मिर्चें तकरीबन टीस्पून का 1/4 हिस्सा। ये देखें, ये फ्रेश काली मिर्चें, या अगर आपके पास है तो आप पीस लें काली मिर्चों को, ठीक हो गया। बड़ा ही आसान सा टोटका ही ना, ये बहुत आसान है, ठीक है। ये होगा ये कि आपके जो सीने में जकड़न है, खांसी है, और सिर्फ ये 3 दिन का टोटका है, सिर्फ 3 दिन का। 3 दिन आपने इस्तेमाल करना है, सिर्फ 3 दिन रात को इसका। हाँ, टाइम नोट कर ले, मुझे ये होता है कि शो का टाइम ना खत्म हो जाए, इसलिए मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं। रात को सोते हुए लास्ट डोज जिस मेडिसिन होती है ना, वो ये आपकी होनी चाहिए, लास्ट डोज है, ठीक है ना, ये लास्ट डोज आपकी होनी चाहिए। इससे ये होगा कि अभी आपने सेक लिया है, सेकने के बाद हम इसको कूटेंगे चट्टू बट्टे के अंदर। अच्छा, ठीक हो गया। चट्टू बट्टे के अंदर कूट के इसका हम पानी निकालेंगे, ठीक हो गया। प्याज का पानी, प्याज का पानी, जितना प्याज सेके इसको, जितना प्याज का पानी निकलेगा, ठीक हो गया। अब नोट कर लें इसको, ये हिना सेक रही है ना, इस प्याज के यही साइज हो, इससे थोड़ा सा बड़ा हो, बच्चे बड़े बुजुर्ग आप सबको दे सकते हैं। सिर्फ 3 दिन की डोज है। आपने करना ये है, इस तरीके से इसको सेकती रहिए, अंदर तक इसकी लेयर पक जाएगी, ऊपर वाली लेयर जल जाएगी, कोई मसला नहीं। आप इसको, हमने चट्टू बट्टे के अंदर इसको कूट लेना है, कूट के अच्छे तरीके से, फिर इसका जितना पानी निकलेगा ना, ही ना 1 चम्मच निकल गया, आधा चम्मच निकला है पानी, उतना ही हमने हनी हल्का सा गर्म करके हनी इसके अंदर मिक्स करना है, काली मिर्च डालनी, मिक्स करके इसको रात को पिला के सिर्फ 3 दिन सुला दें। मैं कहती हूँ कि आप देखेंगे कि कैसा जादू होगा। कल लाइव शो में मैंने किया था, फिजा को खांसी हो रही थी हल्की हल्की सी, उसको मैंने दिन में ही दे दिया, ठीक है ना, लेकिन उसको फौरन से, इसको कहते हैं इमीडिएटली रिलीफ, इमरजेंसी वाला टोटका, ये वो इमरजेंसी वाला भी कूटने आप करें। हाँ ठीक है, टाइम हमारे पास कम है, हमने कहा कि ज्यादा से ज्यादा हम दिखा दें, लेकिन इसीलिए मैंने पूरी, ये देखे धुआं निकल रहा है इसके अंदर से, नजर आ रहा है धुआं आपको, ठीक है। ये मेरा चट्टू बट्टा पता नहीं गिर गया, टूट गया इधर से, इस तरीके से इसको कूट ले, ठीक हो गया। ये वाला सॉस पैन ही दे दे मुझे, इसी के अंदर मैं इसका पानी निकाल लूंगी। थोड़ा सा हनी डाल दे इसके, थोड़ा सा हनी डाल दें। कितना डालना है? 1 चम्मच के बराबर।
ये देखें, ये गर्म होने के बाद प्याज ये कुट गई है, ठीक है। तकरीबन 1 चम्मच आपने हनी डाल दिया, ठीक है। हमने एक शहद डाला है और 1 चम्मच ये प्याज जो थी, ये देखें ये कुट गई। कुटने के बाद प्याज को हमने इसकी आंखों में ना वो हल्का सा, क्योंकि अब इमरजेंसी थी ना, इमरजेंसी थी ना, इसलिए ये देखिए तकरीबन 1 चम्मच जो है ये इसका पानी निकल आया, ठीक है, ठीक हो गया। बस इसको उठा लें, बस इतना ही गर्म करना था। चलो जी, ये इतना सा हो गया। होने के बाद अब आपने इसके अंदर ये जो काली मिर्चें हैं, ये काली मिर्चें मिक्स करें। काली मिर्चें मिक्स करने के बाद मैं आप लोगों को अब दिखाऊं, ये आप दिखा दें कैमरे में। हाँ, कैमरे में नहीं, हम इसमें निकाल के दिखाएंगे। ये आपका 1 डोज, ठीक है, जितना भी ये निकला है, 1 चम्मच, 1.5 चम्मच, आधा चम्मच, पौना चम्मच, जितना भी है, हाँ जी, ये आपने पी लेना है, ठीक हो गया। ये आपने पी लेना, पी के सो जाना, आखिरी डोज है ये आपकी। 3 दिन करें, इंशाल्लाह सीने की जकड़न, खांसी सब गायब हो जाएगी। ये इमरजेंसी वाला टोटका और बहुत अजबूता, बहुत पुराना, सदियों पुराना, अगर मैं इसको कहूँ ना तो 3-4 सदी पुराना, 3-4 सदी पुराना टोटका, हिकमत के जमाने से, हिकमत के जमाने से है एक्चुअली, ठीक हो गया। ये हो गया आपका सिरप और ये होगी इमरजेंसी की आपकी डोज। अगर थोड़ा सा और टाइम है तो और बता दूं कुछ? ठीक है, हाँ मुझे बताते हैं। आई थिंक ये आप ये जो है हमने बना ली है अपनी खांसी इमरजेंसी डोज और ये खांसी का सिरप, खांसी का सिरप, ठीक है। नहीं देखा, खांसी का ये आपका सिरप बन गया है। बस इसको आप बना के आपने किसी जगह में हाँ इसी तरह भी रख लें। लेट्स से अगर आपको अभी खांसी तो आप 1 चम्मच ले सकते हैं, ठीक है। 1 चम्मच आपने ले लिया, और अगर बच्चे को नॉर्मल खांसी है तो आप नॉर्मल वैसे देते रहे सिरप की तरह। हाँ, रात को अगर देना तो हल्का सा नीम गर्म करके, ठीक है। थैंक यू सो मच आप अनीमा, आप आई हैं, आपने हमें अच्छी अच्छी रेमेडीज़ बताई हैं। ये रेमेडीज़ जो हैं आजकल जो मौसम के हवाले से जो है बहुत ही मुफीद है, क्योंकि बाकी हम सबको जो है ये रेमेडीज़ की ज़रूरत है। और रेमेडीज़ जो बैक टू नेचर होती हैं वो भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका दिल चाहता है कि आप जो है बिल्कुल नेचर, जो आपका किचन होता है वो भी बहुत नेचुरल होता है, आपकी फार्मेसी होती है, आप उससे बहुत चीज़ें जो है बना सकते हो। आपने सही वर्ड यूज़ किया है, जो आपकी किचन है वो आपकी फार्मेसी है, वहीं से आपकी लाइफ जो है अच्छी होनी, वहीं से आपकी लाइफ बिगड़नी। आपका जो हुस्न है, निखार है, बाल है, आपका इंटरनल डिटॉक्स है, वो नेचर और कुदरती इजाज़त से ही आ सकता है। तो व्यूअर्स आपने हमारा सेगमेंट ज़रूर देखना है और सोशल मीडिया पे भी लग जाएगा। तो आज का प्रोग्राम कैसा लगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे पेजेस न्यू पाकिस्तान पे जाके ज़रूर कमेंट करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और बार बार ज़रूर देखें और बताएं कि आप मज़ीद क्या देखना चाहते हैं। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें, मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।